नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को कंप्लीट आर्टिकल कवर कराने वाला हूं, वो भी देसी ट्रिक के साथ। वर्ड कोरिलेशन मेथड का आपने नाम तो सुना ही होगा, उसी का यूज हम लोग आज इस वीडियो में करेंगे। यानी शब्दों से ही हम लोग ट्रिक की उत्पत्ति करेंगे। ऐसा नहीं कि ट्रिक को याद करने के लिए एक अलग ट्रिक बनाएंगे, ऐसा करके लोग चीज़ों को ज़्यादा जटिल कर देते हैं। तो ऐसा हम लोग बिल्कुल भी करने वाले नहीं हैं। एक चीज़ और, जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम लोग इसी वीडियो में समझेंगे। होता ये है कि कभी कभी एग्जामिनर द्वारा कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जब पूछा जाता है उसके बारे में, तो लैंग्वेजेस में थोड़ा सा चेंजेस की जाती है। नहीं, लैंग्वेज में थोड़ा सा अगर चेंज हो जाएगा तो जो कैंडिडेट होते हैं एग्ज़ाम का प्रेशर अलग ही होता है, तो वह उनके माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए हम लोग यदि बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे तो ये भी जो प्रॉब्लम है इसका भी जो है वो सोल्यूशन इसी वीडियो में हो जाएगा। अतः कहने का सीधा सा मतलब ये है कि इसी वीडियो में हम लोग आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 395 का कंप्लीट ट्रिक से याद करेंगे। साथ ही साथ जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, सभी आर्टिकल को तो अगर बेसिक समझने लगेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जहाँ से सवाल एग्जामिनर द्वारा पूछा जाता है लैंग्वेज चेंज करके, उसको हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे, तो ये भी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं है, बस इस वीडियो को सीधे शुरू से लेकर अंत तक देखिए। एक्स्ट्रा आप कर सकते हैं, और वो ये है कि आप जितने भी मैं ट्रिक आपको बताऊंगा, हालांकि याद तो आपको इस वीडियो में ही हो जाएगा, लाइव ही याद हो जाएगा जब आप वीडियो देखेंगे तो, लेकिन इसके अलावा आप यदि अपने नोटबुक में इसको नोट करेंगे तो भविष्य में आप यदि 1 से 2 बार इसका सेल्फ रिवीजन करते हैं तो फिर आपको हमेशा हमेशा के लिए मेरे जैसा मुँह ज़बानी याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बिना कोई वक्त गवाए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर इसका मैं PDF प्रोवाइड करा दूँगा। टेलीग्राम चैनल का नाम भी सक्सेस ट्रैक ही है, उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद है। हालांकि यदि संख्या में बात किया जाए तो ये ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है भाई? तो बाद में बहुत सारे संविधान संशोधन हुए हैं तो बहुत सारे अनुच्छेद जोड़े गए हैं। जैसे आप देखे होंगे 21 का ए हो गया, या फिर 48 का ए हो गया, 51 का ए हो गया, ऐसे बहुत सारे अनुच्छेद आपने देखा होगा। तो ये 395 से ज़्यादा है, लगभग 450 के करीब आर्टिकल है। लेकिन यदि अंतिम आर्टिकल बात किया जाए तो अभी भी हमारे भारतीय संविधान में 395वां ही आर्टिकल है। आई होप इतना बेसिक जो है चीज़ आप समझ रहे होंगे। तो चलिए अब हम लोग भाग 1 यानी जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 वर्णन किया गया है, इसको हम लोग याद करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 1 को कैसे याद करेंगे? तो किसी भी देश की संविधान के बारे में यदि पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो आर्टिकल रहेगा, अनुच्छेद रहेगा, उसी के बारे में बताया जाएगा। तो वैसे ही हमारे भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 1 जो है वो हमारे ही भारत के बारे में बताया गया है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। यानी इसमें यह कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ है। संघ मतलब यूनियन है। देखिए, संघ का अर्थ अलग अलग भी होता है, यूनियन होता है, फेडरेशन होता है, कोफेडरेशन होता है, लेकिन यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। यूनियन का अर्थ ये हुआ कि राज्य कभी भी टूटकर अलग इससे नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो संघ में के अंतर्गत फेडरेशन या फिर परिसंघ के अंतर्गत को फेडरल आता है, जैसे USA में ये सारे प्रावधान है, इससे इजीली अलग हो जाते हैं राज्य टूटकर, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। तो आई होप आप अनुच्छेद 1 आराम से आपका याद हो गया होगा, क्योंकि आपको मैंने बता ही दिया ट्रिक कि किसी भी देश का संविधान में पहला आर्टिकल उसके बारे में ही बताया गया है। वैसे ही हमारे भी देश के जो संविधान है उसका पहला आर्टिकल हमारे भारत के बारे में बताया गया है। भारत अर्थात इंडिया, 2 ही शब्द का प्रयोग किया गया है, नाम का 2 ही नाम का प्रयोग किया गया है। ठीक, अब बात करते हैं आर्टिकल 2, 3, 4 या अनुच्छेद 2, 3, 4, इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, इसको एक साथ याद करना है भाई। अनुच्छेद 2 में ये बताया गया है कि संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर का अगर कोई देश है, अगर वो भारत में मिलना चाह रहा है या फिर संसद उसको मिलाना चाह रही है, या फिर कोई उस देश का टुकड़ा, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान भारत में आना चाह रहा है, या पाकिस्तान का कोई टुकड़ा है इस्लामाबाद, वो भारत में आना चाह रहा है, तो संसद मिला सकती है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर ऐसा किया जा सकता है। ठीक ना, जैसे सिक्किम हो गया, सिक्किम को मिलाया गया था ना, तो ये अनुच्छेद 2 में कहा गया है।
लेकिन अनुच्छेद 3 में ये कहा गया है कि अगर भारत के ही अंदर कोई राज्य है जिसका सीमा परिवर्तन करना हो, उसका नाम में चेंजेस करना हो, तो ये भी कार्य संसद द्वारा किया जा सकता है राष्ट्रपति को पूर्व सूचना या फिर राष्ट्रपति की अनुमति से, ठीक ना, पूर्व अनुमति से। तो आई होप इतना समझ गए होंगे। अब देखिए, अब इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि भाई इन दोनों में कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं बता दूं, इसका ट्रिक है दो से दूसरा। दूसरे अगर कोई देश अगर मिलना चाह रहा है तो भाई संसद मिला सकती है हमारे देश में, तो दो से दूसरा हो जाएगा और दो से दूसरे देश हो जाएगा। बाकी अगर एक याद हो जाएगा, अगर दो में कन्फ्यूजन है तो हमेशा ट्रिक से याद नहीं करना चाहिए दोनों को, एक ही को याद करना चाहिए। तो अगर एक ट्रिक को याद कर लेंगे तो एक अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है भाई? अनुच्छेद 4 में ये है कि अगर संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करती है और अनुच्छेद 3 का प्रयोग करती है, तो इसमें तो सबसे पहले भाई राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे ही दिया जाता है, राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति ले ही ली जाती है। तो इसको अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। अनुच्छेद 368 में जो है वो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी होता है, तो इसमें पहले ही सूचना दे दिया जाता है, पहले ही अनुमति ले ली जाती है, तो इसकी ये कोई मैंडेटरी नहीं है। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे, ठीक। चलिए, ये आपको याद हो गया है 1 से लेकर 4 तक। अब बात करते हैं भाग 2, यानी भाग 2 में सिटीजनशिप यानी नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आता है। अब इसको कैसे याद करेंगे भाई? देखिए, इसको ट्रिक से हम लोग याद करते हैं। अनुच्छेद 5 में है संविधान की प्रारंभ में नागरिकता का प्रावधान। तो हम लोग डायरेक्ट ट्रिक ही देखते हैं, ठीक ना। पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, ट्रिक ही देखते हैं क्योंकि ये रेयर केस में एग्जाम में पूछता है, फिर भी हम लोग इसको याद करेंगे। देखिए, प से हो जाएगा प्रारंभ, प से हो जाएगा प्रारंभ और प से हो जाएगा 5, यानी संविधान की प्रारंभ में नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 5 में है। 6 से छूटना मतलब जो छूट गया, तो अनुच्छेद 6 में छूटे हुए लोगों का था, यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ, विभाजन हुआ उसका, भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गया, तो कुछ ऐसे लोग थे जिनकी ज़मीन, जिनका घर द्वार सब उस साइड था। उस समय तो भारत सब एक ही था, लेकिन विभाजन हो गया तो अलग अलग हो गया, लेकिन छूट गया तो भाई उनकी क्या गलती थी? वो भारत आना चाहते थे, तो उनको नागरिकता दिया गया अनुच्छेद 6 के अंतर्गत। तो 6 से छूटल हो गया और 6 से आपको 6 हो गया। 7 से सातिर भाई, सातिर कौन लोग होते हैं? कहते हैं ना भाई तुम बहुत सातिर हो, तो सातिर हो गया। 7 से क्या हो जाएगा भाई? सातिर। तो सातिर इसको कैसे याद करेंगे? तो देखो, जब भारत का विभाजन होने वाला था, तो उससे पहले या फिर भारत का विभाजन हो गया, तो कुछ ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान चले गए, लेकिन वहाँ का जब वो माहौल देखे कि भैया ये तो बहुत ख़राब है, या तो सब आतंकवादी हैं, तो जब वहाँ का माहौल देखे तो फिर वो भारत में आए। तो ऐसे लोगों को संविधान जो है वो बनने से पहले जो लौट आए उनको नागरिकता दे दी गई, ठीक ना, उनको नागरिकता दे दी गई। यानी वो सातिर लोग थे, पहले तो चले गए, लेकिन बाद में उनको वहाँ माहौल ख़राब लगा तो फिर साथ आ गए। तो 7 से सातिर, 7 से ये हो जाएगा। हालांकि ये जो आर्टिकल है ना, ये 5, 6, 7 ये नागरिकता ग्रहण करने का, ये उस समय के आधार पर था। लेकिन अगर वर्तमान में आपको नागरिकता लेना है, भारत की नागरिकता अगर किसी व्यक्ति को लेना है, तो वो 1955 के अधिनियम के अंतर्गत है, ठीक ना, जिसके अंतर्गत 5 प्रकार से कोई भी हमारे देश की नागरिकता ग्रहण कर सकता है, ले सकता है, और 3 प्रकार से वो नागरिकता का परित्याग यानी त्याग कर सकता है। तो ये बेसिक चीज़ आपको समझना है। 8 से क्या भाई? 8 से एडवांस हम लोग कहते हैं ना, एडवांस। 8 से एडवांस हम लोग गांव देहात में कहते हैं जो विदेशों में लोग रहते हैं, यानी जो विदेशों में काम करता है, भाई उसके फलानवा का घर तो एडवांस है, फलानवा का पिताजी एडवांस है, वो तो विदेशों में रहता है। तो बस इसको याद करना है कि जो हमारे विदेशों में प्रवासी लोग हैं, जो हमारे विदेशों में काम करते हैं, हमारे घर परिवार के लोग, उनकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी, उनकी नागरिकता बनी रहेगी। ये चीज़ आर्टिकल 8 में दिया गया है, ठीक ना। अनुच्छेद 9 यानी आर्टिकल 9 में क्या है भाई? आर्टिकल 9 में क्या है? तो 9 से 9 यानी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ भाई? यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है, यानी अगर किसी देश की नागरिकता वो ले लेता है, तो हमारे देश की नागरिकता यानी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है, यानी उसकी नागरिकता भारत की नागरिकता नहीं रहेगी। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। 10 से बस मतलब क्या हो गया भाई? कि हमारी नागरिकता बस बनी रहेगी, यानी आपकी नागरिकता बस बनी रहेगी जब तक कि आप कोई भी देश विरोधी कार्य न करें, यानी आपको देश के विरोध कोई ऐसा कार्य नहीं करना है। अगर आप नहीं करते हो तो आपकी नागरिकता बस बनी रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 5 से लेकर 10 तक आपको ईजी याद हो गया होगा। 5 से प्रारंभ में नागरिकता, 6 से छूटल, 6 से 6, 7 से सातिर यानी जो पहले चले गए थे वो बाद में आए, तो उनको नागरिकता दिया गया। 8 से एडवांस जो हमारे विदेशों में रहते हैं। 9 से नहीं, यानी जो नागरिकता का आपका स्वतः समाप्त हो जाएगा यदि आप विदेश की नागरिकता ग्रहण करेंगे, किसी विदेशी देश का, तो ठीक ना, सॉरी विदेशी का, विदेश तो अलग देश ही होता है। बाकी 10 से बस हो जाएगा। बस मतलब क्या? नागरिकता बनी रहेगी। आपको बस 11वां याद करना है कि नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो यानी जो कानून है वो संसद बनाती है, ठीक ना। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दे दी गई है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आता है। तो संसद जो है वो नागरिकता अधिकार कानूनों का विनियमन का प्रावधान करती है। तो अनुच्छेद 11 आपको याद हो गया होगा, ठीक ना, आपको ये याद करना है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम लोग आगे
मौलिक अधिकार भाग 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच है। इसको कैसे याद करेंगे, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान में 6 प्रकार की है। वर्तमान में 6 है, पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच है। हालांकि मूल रूप से जो है अनुच्छेद 14 से शुरुआत होता है मौलिक अधिकार का। 12 और 13 मैं आपको समझा दे रहा हूँ। हालांकि रेयर चांसेस होता है कि 12 और 13 भी आर्टिकल आपको अनुच्छेद एग्जाम में पूछा जाए, फिर भी मैं आपको समझा दूँ। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा बताया गया है। राज्य शब्द क्या होता है, तो राज्य के अंतर्गत आपका संघ भी आता है। राज्य के अंतर्गत आपका संघ भी आ जाएगा और हमारे राज्य भी आ जाएगा। संघ में आपका कार्यपालिका विधायिका हो गया, राज्य में भी कार्यपालिका विधायिका हो गया। जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी, लोकल गवर्नमेंट जो बॉडी है वो भी आ जाएगी, अन्य प्राधिकरण भी आ जाएगा। तो ये 12 राज्य शब्द की परिभाषा है, ठीक है। अनुच्छेद 13 में क्या है भाई, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण। देखिए इसका अर्थ समझिए, इसमें यह बताया गया है कि राज्य अगर कोई ऐसा कानून बनाती है जो किसी भी व्यक्ति का अधिकार का हनन होता है, किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार के अगेंस्ट वो है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसको असंगत कर देगी, यानी बिल्कुल ही खारिज कर देगी, ठीक है। या फिर ऐसा ही आप इसको समझ सकते हैं कि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार अगर प्रभावित करता है तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है, यानी अल्पीकरण किया जा सकता है। ये चीज़ अनुच्छेद 13 में बताया गया है। इसमें भी सब क्लोज हैं, सब आर्टिकल हैं। जैसे कि अनुच्छेद 13 के 1 में है प्री, यानी ऐसा पहले का कोई नियम नहीं होना चाहिए जो हमारे किसी मतलब व्यक्ति का जो है मूल अधिकार को हनन कर रहा हो, उसका उल्लंघन कर रहा है। 2 में है पोस्ट, यानी पोस्ट मतलब बाद का, यानी बाद का ऐसा कोई नहीं होना चाहिए कानून। 3 में है आपको विधि की परिभाषा बताया गया है। 4 में बेसिक परिभाषा बताया गया है। तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना समझ जाओ, मैं आपको चीज़ें समझा दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अब जो हमारे 6 मौलिक अधिकार है यानी मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसको हम समझते हैं। सबसे है पहले समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच समानता का अधिकार है। इसमें अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, इसको कैसे याद करेंगे। तो देखो अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष समान संरक्षण, ठीक ना, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये बात आपको अनुच्छेद 14 में दिया गया है, यानी कानून के समान सब जो है वो बराबर होंगे। इसको हम ट्रिक से याद कराएंगे। सबसे पहले आपको बेसिक समझा देते हैं, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज थोड़ा चेंज हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो आप इसको समझिए। यानी कानून के समान सब बराबर है। देखिए जो हमारा मौलिक अधिकार है वो संविधान में जो लिया गया है वो आपको यूएसए के संविधान से लिया गया है। लिखित रूप से सबसे पहले जो है वो मौलिक अधिकार जो है वो किसी संविधान में है वो यूएसए के संविधान में है। लेकिन अगर प्रेरणा का बात किया जाए तो ये हम लोग ब्रिटेन से प्रेरणा लिए हैं। जो मैग्ना कार्टा के बारे में आपने सुना होगा, जॉर्ज पंचम के बारे में सुना होगा ना, मैग्ना कार्टा, तो ये एक लिखित दस्तावेज हुआ करता था आपको यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के समय, ब्रिटेन में। तो वो प्रेरणा आपको लिया गया है मैग्ना कार्टा के रूप में आपको ब्रिटेन से। लेकिन अगर लिखित संविधान का बात किया जाए कि कहाँ चर्चा है, तो भाई यूएसए है और वहीं से हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। तो आई होप आप इस चीज़ों को समझ गए होंगे, ठीक। अब देखिए विधि के समक्ष समानता, इसका अर्थ हुआ कि कानून के समान सब बराबर है। कानून के समान क्या है भाई, सब बराबर है। हालांकि कानून के समान सब बराबर है ये थोड़ा सा निगेटिव सेंस है। अगर ऐसा इसलिए क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। यदि आप पुलिस फोर्स में जाओ, मैं हमेशा यही एग्जांपल बताता हूँ क्योंकि ये सटीक बैठता है। जैसे आप देखे होंगे कि कोई महिला सिपाही है, कोई पुरुष सिपाही है, दोनों का वेतन समान मिलता है, दोनों का वेतन बराबर मिलता है। 1 रुपया ना किसी को कम मिलेगा ना किसी को ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर नाइट ड्यूटी का बात किया जाए तो महिलाओं का नाइट ड्यूटी जल्दी नहीं लगता है। पेट्रोलिंग हो गया, गश्ती हो गया, इसमें नहीं लगता है क्योंकि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन दिया गया है। उनको कानून के ही समान संरक्षण दिया गया है ना। यानी आपको तो अनुच्छेद 14 में भी ये चीज़ दिया गया है। हालांकि विधि के समक्ष समानता जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन संरक्षण जो है वो आपको यूएसए से लिया गया है। तो इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक ना। आप ये एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि संरक्षण भी दिया गया है। हालांकि इस अनुच्छेद के अपवाद भी हैं, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, वियना संधि के अंतर्गत राजदूत हो गए। तो ये सारे अपवाद है कि अगर मान लीजिए कोई अगर अपराध करता है तो कानून के समान सब बराबर है तो उनको दंड दिया जा सकता है। लेकिन जब तक राष्ट्रपति अपने पद पे है ऐसा उनके साथ नहीं किया जा सकता है। तो ये सब जो है वो आपको अपवाद में आ जाएंगे। चलिए अनुच्छेद 15 में क्या है भाई, अनुच्छेद 15 में है धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, यानी 5 प्रकार की ये बातें की गई है कि धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, इसके आधार पर भेदभाव किसी से कोई नहीं कर सकता है, ठीक ना। लेकिन इसमें भी आपको दिमाग में आता होगा कि भाई जाति के आधार पर कोई नहीं कर सकता है, लिंग के आधार पर नहीं कर सकता है, तो फिर ये आरक्षण क्यों दिया जाता है। तो इसमें भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया गया है भाई। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत ही आपको 15 के 4 में विशेष आरक्षण का प्रावधान है।
15 का 4 में आपको SC/ST का विशेष आरक्षण है, 15 का 6 में आपको EWS का आरक्षण है, ठीक ना। हालांकि ये जो 15 के 4 और 6 में आरक्षण है ये शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण है, जबकि अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में सरकारी नौकरी होता है। तो सरकारी नौकरी के अंतर्गत जो बराबर समानता है अनुच्छेद 16 में, इसमें भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। 16 के 4 में आपको SC/ST का जो विशेष आरक्षण होता है और 16 के 6 में जो 10% का आरक्षण है हमारे EWS अभ्यर्थियों का, तो वो आपको अनुच्छेद 16 के 6 के अंतर्गत है। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। 16 में है लोक नियोजन का और 16 की सभी को समानता है, यानी जो हमारे सरकारी नौकरी में सबको समानता है, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 17 में क्या है भाई? अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत किया गया है। और अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। उपाधि मतलब कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता है, सिर्फ सेना और शिक्षा को छोड़कर। सेना में उपाधि धारण होता है, पता ही, लेफ्टिनेंट जनरल, ये सब उपाधि है, मेजर का उपाधि है। और शिक्षा में आप डॉक्टर की उपाधि लगाते हैं, इंजीनियरिंग लगाते हैं, प्रोफेसर लगाते हो, तो ये कर सकते हो। इसके अलावा जो भी उपाधि पहले राजा महाराजा की होती थी, ये सारी चीज़ों को समाप्त कर दिया गया है। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। बाकी इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे भाई? तो ट्रिक से याद करने के लिए इसका ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ। सिंपल सा ट्रिक है, बस आपको देखना है। इसका ट्रिक है आपको बदलाव, BDLAU। बी से हो जाएगा विधि के समक्ष समानता, डी से हो जाएगा धर्म, डी से धर्म होता है ना, डी से DHARM, तो आप इसको कोरिलेट कर लीजिएगा। डी से हो जाएगा धर्म जाति लिंग वंश जन्म स्थान, एल से हो जाएगा लोक नियोजन, ए से हो जाएगा अस्पृश्यता, यू से हो जाएगा उपाधियों का अंत। तो आप इसको अच्छे से कोरिलेट कर शब्दों को याद कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल जो है 19 से 22 यानी स्वतंत्रता का अधिकार। अगला हमारा जो मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच स्वतंत्रता का अधिकार है। तो देखिए अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 प्रकार की, जिसके अंतर्गत 19 के 1 के ए में आपको बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आपको स्वतंत्रता है, बोलने यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच की आपको स्वतंत्रता है, फ्रीडम टू वेव द फ्लैग की स्वतंत्रता यानी झंडा फहराने की आपको स्वतंत्रता है, RTI करने की स्वतंत्रता है, ठीक है, मौन धारण करने की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है। और नोटा, जैसे आप वोट देने जाते हो तो आपको कोई भी कैंडिडेट यदि पसंद नहीं आएगा जो चुनाव में खड़े हुए हैं, तो आप नोटा का भी उपयोग करते हो। इंटरनेट की स्वतंत्रता, ये सारे जो चीज़ें हैं वो आपको अनुच्छेद 19 के 1 में दिया गया है। तो आई होप आप इस चीज़ों को समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 1 में है। अनुच्छेद 19 के 1 के बी में क्या है भाई? शांतिपूर्वक आप बिना हथियार के कहीं पर इकट्ठा हो सकते हैं। बिना हथियार के आप कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं, अनुच्छेद 1 के बी में है, यानी बी में है, डायरेक्ट बी में, सी बोल रहा हूँ, एक तो लिखा ही हुआ है। सी में है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। डी में है देश के किसी भी भाग में आप चारों तरफ घूम सकते हो। ई में है आपको किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, आप बस सकते हो। एफ समाप्त हो चुका है। जी में है कि आप किसी भी देश के हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता आपको है। इसको भाई कैसे याद करेंगे? देखो, इसको याद करने के लिए आपको एकदम बेसिक से समझना है। मान कर चलिए आपको नेता बनना है, ठीक है, नेता बनना है। आप समझो कि आपको नेता बनना है, तो नेता बनने के लिए सबसे पहले आपको बोलना पड़ेगा, बोलना सीखना आना पड़ेगा, कैसे बोलना है, बोलना पड़ेगा, भाषण देना पड़ेगा। तो इन सब की स्वतंत्रता जो है वो आपको ए में है, यानी 19 के 1 के ए में है। उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें करने लगेंगे तो लोग इकट्ठा होने लगेंगे, लोग एकजुट होने लगेंगे, देखने लगेंगे भाई क्या है। तो आप मतलब जो है वो शांतिपूर्वक बिना हथियार को कहीं पर भी इकट्ठा हो सकते हो। जब आप देख लीजिए कि भाई इकट्ठा लोग हो गए तो आप एक संगठन बनाओगे, तो संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता 19 के सी में है। उसके बाद अगर बात किया जाए कि जब संगठन बन जाएगा तो फिर आप उस संगठन को बड़ा करने के लिए चारों तरफ घूमोगे, तो चारों तरफ घूमोगे तो 19 के 1 के डी यानी 4 भी आप कह सकते हो। डी मतलब 4 भी हो जाएगा, कहीं कहीं 4 भी लिखा जाता है, या फिर क ख ग घ भी लिखा जाता है। तो आप इसको समझ जाए तो 4 से चारों तरफ हो जाएगा, यानी चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता है, यानी घूम सकते हो। उसके बाद घूमोगे तो कहीं ना कहीं आपको रहना है, बसना है, रुकना है, तो आप वहाँ रख सकते हो। उसके बाद आपको याद कर लेना है जी से अंत में कि किसी भी देश के किसी भी हिस्से में आप व्यापार करने की स्वतंत्रता 19 के जी में है। तो आई होप आप इन सारी चीज़ों को ईजिली याद कर लिए होंगे। इसके लिए अलग अलग ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये आराम से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा दूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अब ये तो चीज़ है कि भाई बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन ये सारे चीज़ों पर प्रतिबंध भी है। क्यों प्रतिबंध है? प्रतिबंध इसलिए है कि हमारे देश की एकता, अखंडता या फिर सुरक्षा या फिर पब्लिक मोरल, कोर्ट, विदेशी संस्था, इन सब का आपको उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अब बोलने की स्वतंत्रता है तो आप कुछ भी बोलेंगे, सरकार को गाली देंगे, देश के मुर्देबाद का नारा लगाएंगे, नहीं ना, पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे एकता अखंडता से का जो है वो उल्लंघन हो जाएगा।
बोलने की स्वतंत्रता है तो डोनाल्ड ट्रंप जो आए हैं उनके मुंह पर थूक देंगे, ऐसा नहीं ना करेंगे। तो ये सारे चीज़ें जो हैं वो आपको उल्लंघन नहीं करना है। संघ बनाने की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, तो आप क्या आतंकवादी संगठन बना देंगे, भारतीय आतंकवादी संगठन, ऐसा नहीं कर सकते हो। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ के होंगे। इसके भी प्रतिबंध है, तो प्रतिबंध है तो मैं आपको यह समझा दूँ कि इस पर प्रतिबंध है आपको 19 के 2 में, ठीक है। इस पर प्रतिबंध है आपको 19 का 3 में, इस पर प्रतिबंध है आपको 19 के 4 में, इस पर प्रतिबंध है आपको 19 का 5 में, इस पर प्रतिबंध है आपका 19 का 5 में ही, और इस पर प्रतिबंध है आपका 19 के 6 में है। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। ये प्रतिबंध है कि भाई ये नहीं कर सकते, इस सिचुएशन में आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि एकता, अखंडता, सुरक्षा, पब्लिक मोरल कोड, विदेशी ये सब संबंध है, इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इस सबको भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है आपको बोलने का मन है तो किसी का ऐसा भी नहीं बोलना है कि किसी दूसरे का जो है मौलिक अधिकार का हनन हो। आई होप आप इतना तो समझ रहे होंगे। अब देखिए अनुच्छेद 20, 21, 22 इसको कैसे याद करेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, चलिए आगे मैं उसको डिराइव कर दूंगा, पर इसको समझते हैं हम लोग। अनुच्छेद 20 में है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 में क्या है भाई कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके भी अलग अलग क्लाउज हैं, 3 सब क्लोज हैं इसका। यानी कहने का मतलब इसके 3 क्लोज क्या क्या हैं इसको भी समझना है। इसको हम लोग ट्रिक से तो याद करेंगे ही, एक बार समझ लेते हैं। पहला है कि किसी भी व्यक्ति को यदि वो एक अपराध करता है तो उसको एक ही बार सज़ा दी जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि यदि कोई चोरी करता है, उसका अपराध एक बार वो उसने किया है चोरी, तो उसकी सज़ा एक ही बार। यही नहीं कि बार बार उसको सज़ा दी जाए कि भाई 2 साल के लिए सज़ा हो गया ना, फिर 10 साल के बाद भाई तुम अपराध किए थे उस दिन, चलो फिर से सज़ा खाओ, तो ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा सब क्लोज में ये है भाई कि सज़ा उस समय के अनुसार दिया जाना चाहिए, सज़ा उस समय के अनुसार। यानी कहने का मतलब है यदि 2014 में वो कोई भी कुकर्म किया है, कोई भी अपराध किया है, तो जो 2014 में उस अपराध के लिए सज़ा है वही सज़ा जब भी उसका मतलब फाइनल डिसीजन हो सज़ा सुनाने का तो देना चाहिए, यानी देना होगा, ये कहने का मतलब है। यानी कहने का सीधा सा मतलब आप अर्थ समझ गए होंगे। ये नहीं कि चोरी करने का आपको 1998 में सज़ा था हाथ काट देना और 2014 में उसकी सज़ा दूसरी चीज़ है, 4 साल का जेल है, तो आप हाथ काटने लगो, तो ऐसा नहीं, सज़ा उसी समय का देना है जब उसने अपराध किया हो, ठीक ना। उसके बाद तीसरा सब क्लोज है, तीसरा सब क्लोज आपको समझना है। तीसरा सब क्लोज है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए उसको मतलब उस पर प्रेशर नहीं बनाना है, स्वयं के विरुद्ध वो गवाही नहीं दे सकता है, ठीक ना। मान कर चलिए अगर स्वयं के विरुद्ध गवाही भी देता है तो वो जो कोर्ट है वो नहीं मानेगी, उसको लगेगा कि भाई पुलिस प्रेशर दे के ये सारी चीज़ें करवाई है। तो ये अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 21 में भाई क्या है? अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं, जीवन जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, एकांत का अधिकार, विदेश भ्रमण का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, आजीविका का अधिकार, शादी करने का अधिकार, प्रेम करने का अधिकार, ये सारे चीज़ें हैं जो अनुच्छेद 21 में है, ठीक ना। निंद्रा का भी अधिकार है, बाबा रामदेव के केस में आपने देखा होगा, आधी रात में उठा दिया था पुलिस, तो निंद्रा का भी अधिकार है आपको अनुच्छेद 21 में है, ठीक। और अनुच्छेद 22 में क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, तो इसका ट्रिक है, एक सेकेंड, इसका ट्रिक है आपको, आप गिरफ्तार, इसका ट्रिक है आप गिरफ्तार। आ से हो जाएगा अपराधों को दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, प से हो जाएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, गिरफ्तार से हो जाएगा गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। तो आप गिरफ्तार, इसको ट्रिक बार बार याद कर लीजिएगा। 20 है आप, आ हो जाएगा, 21 हो जाएगा प, और 22 हो जाएगा आपको गिरफ्तार, ठीक है। चलिए आपको याद हो गया। एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ यहाँ, विदेशी भ्रमण करने का अधिकार आपको अनुच्छेद 21 में है। यानी विदेशों में आप देश के बाहर घूम सकते हो, ये 21 में। लेकिन यदि देश के ही अंदर किसी भी कोने में आपको घूमने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 के 1 के डी में है, जो कि मैंने आपको अभी समझाया था, ठीक ना। तो इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अनुच्छेद 22 में है भाई, 22 में आप समझ ही गए संरक्षण क्या है भाई। संरक्षण के अंतर्गत यही बताया गया है कि अगर कोई भी पुलिस पकड़ने आती है तो सबसे पहले उसको वारंट दिखाना है, कारण बताना है कि भाई क्यों पकड़ रही है। 24 घंटे के अंदर उसको जो नज़दीकी न्यायालय है, मजिस्ट्रेट है, उसके सामने पेश करना है, और मनपसंद अपना वकील रखना है। ये सारे चीज़ अनुच्छेद 22 में है। तो हालांकि ये जो चीज़ें हैं ये पिन्यूटिव होता है, एक प्रिवेंटिव होता है, ये जिसको निवारक निरोधक भी बोलते हैं। कोई आप देखे होंगे कि अपराध नहीं करता है, उससे पहले ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी नज़रबंद जिसको आप लोग बोलते हो। तो वो चीज़ें केस जो हैं वो जो है बाद में हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे, वो भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक ना। यानी कोई अगर अपराध लग रहा है कि वो उसके वजह से अपराध हो सकता है, या चीज़ों को अपराध करने के लिए या अपराध होने के लिए प्रेरणा दे रहा है, फैला रहा है चीज़ों को, तो पुलिस जो है वो या फिर सरकार जो है वो उसको पहले ही निवारक निरोधक अधिनियम के अंतर्गत उसको डिटेन कर सकती है, यानी उसका डिटेंशन कर सकती है, ठीक ना। चलिए तो आप समझ गए होंगे, इसका ट्रिक है आप गिरफ्तार।
आगे बात करते हैं। अगला जो है वो अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसको कैसे याद किया जाए भाई 23 और 24? तो देखिए अनुच्छेद 23 में है मानव के साथ दुर्व्यवहार, बलात्श्रम, बेगारी, मानव तस्करी पर रोक है। यानी किसी भी मानव के साथ आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हो। बलात्श्रम देखो, बलात्श्रम मतलब छोटे बच्चों का श्रम नहीं हुआ। बलात्श्रम मतलब होता है बलपूर्वक श्रम, यानी किसी से भी आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हो। बलपूर्वक होता है ना, बलपूर्वक। तो लड़के यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि छोटे बच्चों को कारखानों में या फिर काम के लिए प्रतिबंध किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 23 मार देते हैं, क्योंकि वहाँ बलात्श्रम दिया है। तो बलात्श्रम मतलब होता है बलपूर्वक, यानी बलपूर्वक किसी से आप श्रम नहीं करा सकते हैं, यानी काम नहीं करा सकते। बेकारी नहीं करा सकते हैं, यानी बिना पैसा का किसी को काम नहीं करा सकते हैं, ठीक ना। मानव तस्करी, यानी मानव का तस्करी नहीं कर सकते हैं, यानी मानव का खरीद बिक्री आप नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अनुच्छेद 23 में दिया गया है। अनुच्छेद 24 में क्या है? अनुच्छेद 24 में है कारखानों आदि भारी कामों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिबंध है, ठीक ना। यानी अनुच्छेद 24 में है कि कारखानों में आप छोटे बच्चों को काम नहीं करा सकते हैं, उनके लिए ये प्रतिबंध है, ठीक। हालांकि 0 से 14 वर्षों के लिए किसी भी आप कोई भी काम आप नहीं करा सकते। और जो 14 से 18 है, इसमें खतरनाक जो है वो है संस्था है, या खतरनाक जो भी आप फैक्ट्री कर सकते हो, वह कारखाना, उसमें आप काम नहीं करा सकते हो, ठीक ना। एक अनुच्छेद छूट गया यह, वो है 21 का ए, ठीक ना, ये मैं भूल रहा था। 21 का एम है शिक्षा का अधिकार। 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बालकों को ये अधिकार दिया गया है कि वो शिक्षा का अधिकार उनको मतलब दिया गया है, ठीक ना। अनुच्छेद 21 का ए है, ठीक। चलिए अब देखिए 23-24 को कैसे याद किया जाए। तो 23-24 जो है वो एक समान ही है, इसको बहुत ज़्यादा ये मतलब वो नहीं करना है, ये अपने आप याद हो जाएगा। 23 में है कि भाई सभी के लिए है, 23 में है सभी के लिए है, और 24 में है सिर्फ बच्चों के लिए है। 23 में सभी के लिए कोई काम नहीं करा सकता है, बलपूर्वक नहीं करा सकता है, उसका दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है, मानव तस्करी नहीं कर सकता है, बेगारी नहीं करा सकता है, जबकि 24 में सिर्फ बच्चों के बारे में बताया गया है, ठीक। ये तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अगला जो हमारा स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार, वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 है। इसको कैसे याद करेंगे? तो सबसे पहले इसका ट्रिक ही देख लेते हैं। इसका ट्रिक है बसकर। पॉलिटिशियन जो होते हैं वो बहुत भाषण देते हैं ना, बहुत भाषण देते हैं, भाषण देते जाते हैं। तो भाई पॉलिटिशियन जब भाषण देते हैं तो आम आदमी जब जागरूक हो जाएगा, आम नागरिक, तो क्या कहेगा? अरे भैया बस कर, एक सेकेंड यार, इसको ऐसे कर देते हैं, कहेगा बस कर, शिक्षा पर बोल। किस पे बोल? बस कर, शिक्षा पर बोल। अब कितना बोलेगा पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में बोलेगा, झूठ साच बोलेगा। बस कर, शिक्षा पर बोल। बस से हो जाएगा व्यक्तिगत जो है वो धार्मिक जो है आपको स्वतंत्रता है, यानी किसी भी धर्म को आप अबाध रूप से मान सकते हैं, ठीक ना। उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अंतःकरण कर सकते हैं। ये सारी चीज़ जो है वो व्यक्तिगत रूप से आपको अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों की प्रबंध में स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध में यानी ये सामूहिक स्वतंत्रता है। स से हो जाएगा सामूहिक, ब से हो जाएगा व्यक्तिगत, स से सामूहिक स्वतंत्रता। सामूहिक स्वतंत्रता मतलब जो आप मैनेजमेंट करते हो दिवाली के लिए, छठ पूजा करते हो, ईद मनाते हो, या फिर आप दशहरा में जो डीजे बजाते हो रोड पे, ये सारी चीज़ों के बारे में, ये सब के बारे में आपको अनुच्छेद 26 में स्वतंत्रता दी गई है, ठीक ना। आई होप आप इतना समझ गए होंगे, ठीक। 27 में क्या है? 27 में है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए टैक्स संबंधित स्वतंत्रता है। यानी मान कर चलिए कोई मंदिर बन रहा है, उसमें बहुत सारा पैसा है, तो उस पर सरकार टैक्स नहीं लेगी। हालांकि देखो शुल्क ले सकती है लेकिन टैक्स नहीं लेगी, ठीक ना। ये सारी चीज़ें, या फिर पहले के जो टैक्स आते थे जजिया जाकात, इन सब पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसको नहीं देना है, इससे स्वतंत्रता दी गई है, ठीक। शुल्क और टैक्स में अंतर है, आप इसको समझना। देखो टैक्स मतलब होता है आपको देना ही देना है। जैसे हम लोग अगर टैक्स पे करते हैं तो हमको देना ही देना है। शुल्क ऐसा नहीं होता है, शुल्क आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान कर चलिए कि आप किसी भगवान का दर्शन करने जा रहे हो, तो वहाँ शुल्क लगाया जाता है। 100 रुपया में आप भगवान का यहाँ से दर्शन करो, 500 रुपया में आप नज़दीक से दर्शन करो, 1000 रुपये में भगवान ही आपके पास आ जाएंगे दर्शन करने। तो ये सारी चीज़ व्यवस्था देखे होंगे ना, तो ये जो है वो शुल्क हो गया। और अगर आप पैसा नहीं दोगे तो भगवान आपके पास नहीं आएंगे 1000 रुपये, आप भगवान के पास जाओगे 500 रुपये में। तो ये सारी चीज़ शुल्क हो गया। लेकिन टैक्स जो है, टैक्स आपको देने ही देने हैं। लेकिन टैक्स यह आपको धार्मिक कार्यों के प्रबंध में स्वतंत्रता है, ठीक है। 27 में है टैक्स की स्वतंत्रता है, विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए स्वतंत्रता है। चलिए अनुच्छेद 28 क्या है? अनुच्छेद 28 में है कर से कर हो जाएगा, यह टैक्स, कर मतलब टैक्स हो गया। कर में अनुच्छेद 28 में है कि अगर कोई भी शिक्षण संस्थान सरकारी पैसों से चल रहा है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक ना। किसी विशेष धर्म के बारे में, उसके बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा, ये अनुच्छेद 28 में कहा गया है। तो आप इसको ट्रिक से याद कर लिए होंगे। बस कर, शिक्षा पर बोल। ब से हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स से हो जाएगा सामूहिक स्वतंत्रता, कर से हो जाएगा टैक्स, यानी टैक्स नहीं लगेगा, शिक्षा से हो जाएगा शिक्षा। शिक्षा से आप समझ ही गए होंगे कि किस शिक्षा की बात किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा मौलिक अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से लेकर 30 है। इसमें क्या कहा गया है भाई? अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्ग की उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। और अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने का अधिकार है। इसको कैसे याद करेंगे? अनुच्छेद 29 को भाई कैसे याद करेंगे? देखो, अनुच्छेद 29 का आप ट्रिक याद कर सकते हो। 29 आप एक बार बोल कर देखो, उसमें कुंती शब्द आ रहा है। क्या आ रहा है? कुंती। उसको कोरिलेट करोगे तो कुंती आ रहा है, ठीक ना। अब देखो, कुंती के जो पुत्र थे वो पांडव थे। पांडव अपने आप में अल्पसंख्यक थे, किसके कंपेयर में करते हुए? तो वो कंपेरिजन अगर आप करोगे कौरव के कंपेरिजन कौरव में लाखों संख्या में जो थे वो क्या बोलते हैं, सैनिक थी, लेकिन पांडवों में 5 पांडव महत्वपूर्ण थे। हालांकि कौरव में जो दुर्योधन था उसके 100 भाई थे, पांडव 5 ही थे। तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। 29 से कुंती हो जाएगा, 29 के 5 पांडव जो कि अल्पसंख्यक थे, और 29 में भी अल्पसंख्यकों के बारे में बताया गया है। हालांकि हमारे संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं दी गई है। बाद में ये परिभाषा है कि धर्म और जाति के आधार पर अल्पसंख्यक होंगे, लेकिन संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं है, ठीक ना। और 30 में ये बताया गया है कि भाई अगर कोई अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है, अगर हमारे वो शैक्षिक संस्थानों में वो अपने आप को वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, तो फिर वो जो है वो उनके लिए अलग से सरकार जो है प्रावधान करेगी, संचालित करेगी, संस्थान संचालित करेगी, उनको हेल्प करेगी, ठीक ना। चलिए, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 30 के बाद 31 जो है, 31 समाप्त हो चुका है। आपको पता ही है संपत्ति का अधिकार था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको वो समाप्त कर दिया गया है, इस अधिकार को, और इसको 300 के अंतर्गत कानूनी अधिकार कर दिया गया है, ठीक ना। अब देखिए, अगला है आपका अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 32 है, इसमें 5 प्रकार के रीट का प्रावधान किया गया है। अगर कोई मान लीजिए किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार हनन होता है तो डायरेक्ट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और 226 के अंतर्गत वो हाई कोर्ट जा सकता है, ठीक ना। तो अभी हम लोग 32 यानी आर्टिकल 32 के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसके अंतर्गत ये है कि जो है वो कि कोई भी व्यक्ति का यदि मौलिक अधिकार हनन होता है तो उसके लिए 5 प्रकार की रीट की व्यवस्था की गई है। सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है, ठीक। चलिए, इसको कैसे याद करना है? इसको भी अगर आप ट्रिक से याद करोगे तो देखो, 32 में 32 ही आ रहा है। हमारे जीभ में के आजू बाजू 32 दांत हैं। हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं, जो कि हमारे जीभ की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। वैसे ही हमारे मौलिक अधिकार का सुरक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। किस आर्टिकल के अंतर्गत? 32 आर्टिकल के अंतर्गत। तो आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हो, ठीक। बाकी की ये जो 33, 34, 35 है, ये इतना महत्वपूर्ण आर्टिकल नहीं है, फिर भी मैं आपको याद करा दे रहा हूँ। 33, 34, 35 को आप याद कर सकते हो। इसका ट्रिक है SMS। क्या ट्रिक है? SMS। एस से हो जाएगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है, ठीक। म से हो जाएगा आपको मार्शल लॉ लागू होता है सैनिक वाला, वो हो जाएगा। और अंतिम में जो स है उससे संसद हो जाएगा, यानी मूल अधिकार को लागू करने की जो विधि की चर्चा है, यानी वो मूल अधिकार में जो संशोधन है, पॉजिटिव जो अगर कोई भी संशोधन करना हो या कानून बनाना हो, वो जो है वो आपको संसद कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको अनुच्छेद 35 में है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अनुच्छेद 35 इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। मूल अधिकार के लागू होने की विधि की चर्चा अनुच्छेद 35 में है, ठीक। तो इतना आप याद कर लिए। तो यहाँ आपका जो है मौलिक अधिकार, मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक कंप्लीट हो गया। चलिए, अब बात करते हैं भाग 4, जिसके अंतर्गत DPSP यानी नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा किया गया है, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में है। अनुच्छेद 36 में भाई क्या है? अनुच्छेद 36 में 12 की तरह परिभाषा है, राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है, तो इसको आप इजीली याद कर सकते हो। 37 में क्या है? 37 में ये है कि आप न्यायालय में ये वाद्य योग्य नहीं है। अनुच्छेद 37 के अंतर्गत ये बताया गया है कि जो नीति निर्देशक तत्व है, या इसको लेकर आप न्यायालय में नहीं जा सकते हो, यानी यदि सरकार ये बात नहीं मानती है आपका, तो इसके लिए न्यायालय में वाद्य योग्य नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार वाद्य योग्य है। यदि आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्ट बताइए आपको कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में जा सकते हो। तो इसको कैसे याद करेंगे? 37 से सताना आ रहा है, सताना। तो यदि आपको कोई सताता है तो आप कहाँ जाते हो? पुलिस के पास, कोर्ट के पास जाते हो। तो आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हो, न्यायालय के पास जाते हो, 37 से सताना आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ मैं मार्कर चेंज कर ले रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 है राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा, यानी राज्य जो है वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा, जिसके अंतर्गत 3 न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बताया गया है। तो इसको कैसे हम लोग याद करेंगे? 38 में 38 3-4 बार आप बोलिए, आरती 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 आ रहा है, आरती। तो आरती हम लोग करते हैं, भगवान की आरती करते हैं। क्यों करते हैं भाई? तो भगवान की आरती हम
लोक कल्याण के लिए करते हैं कि लोगों का कल्याण हो, जितने भी देश है उसमें शांति हो। बोलते हैं ना हम लोग, नारा भी लगाते हैं, तो इसलिए हम लोग आरती करते हैं। तो आरती से आरती 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 आप 3-4 बार बोलेंगे तो आप इसको याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला है 39। अनुच्छेद 39 में क्या है? अनुच्छेद 39 में है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, यानी समान कार्य के लिए सबको समान वेतन दिया जाएगा। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो देखो 3 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा? 9 होगा। 3 गुना 3 कितना होगा? 9 होगा। यानी समान कार्य है, समान वेतन है, तो आपको 9 रुपया दिया जाता है। ये कोरिलेट करके मैं याद करवा रहा हूँ आपको। तो इसके लिए आप इसको याद कर सकते हैं। 3 और 3 यदि गुना करोगे तो 9 आ जाएगा, और 3 और 9 यहाँ दिया ही है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान आपको अनुच्छेद 39 में है। ठीक, हालांकि इसके भी सब क्लोज हैं A, B, C ऐसे करके, तो उसको ज़्यादा डिटेल्स में जाने की कोई ज़रूरत हम लोग को नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 39 का क। 39 का क यानी एक्स्ट्रा एक फ्री में जोड़ दिया है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, यानी निःशुल्क विधि सहायता, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता यानी कानूनी सहायता दिया जाएगा। तो 9 पर एक फ्री है भाई, एक फ्री है, वही एक जोड़ दिया, यानी 39 में आया था ना 3 गुना 3 बराबर 9, यानी 39, तो एक फ्री दे दिया, यानी निःशुल्क मतलब फ्री ही होता है, यानी फ्री विधि सहायता दे दिया। आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हो। ठीक ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान, यानी ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 40 में। तो ये सबको याद होगा, फिर भी आप अगर कोरिलेट करना चाहते हो तो 40 में 40 चालीसा आ रहा है, हनुमान चालीसा गाँव में बहुत लोग पढ़ते रहते हैं। शहर में कहाँ किसी को टाइम रहता है, काम ही करने में, फैक्ट्री में इधर इधर करने में समय बीत जाता है। लेकिन गाँव में देखते होंगे दादी माँ, जो दादाजी होते हैं, या फिर अपने पिताजी माताजी भी, बहुत लोग जो हैं वो चालीसा पढ़ते रहता है, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा। तो आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हो। 40 से चालीसा हो जाएगा और गाँव से ग्राम हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 41, 42, 43, इसको एक साथ याद करना है। इसका ट्रिक है दमन। इसका ट्रिक क्या है? दमन। 10 हो जाएगा कुछ दशाओं में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। म से हो जाएगा महिला प्रसूति, मनोचित दशा में काम करने का प्रावधान है। न से हो जाएगा आपको निर्वाह मजदूरी। देखिए 10 से कुछ दशाओं में करने का जो अधिकार है यह आप समझ गए होंगे। म से हो जाएगा महिला प्रसूति मतलब कोई भी महिला जो प्रेग्नेंट होती है तो उनको जो छुट्टी मिलता है, प्रसूति अवकाश मिलता है, इसके बारे में बताया गया है। अनुचित दशा में आपको ये कहने का मतलब है कि कोई भी यदि व्यक्ति को उसी समय कार्य कराना है जब वो मतलब उचित दशा हो, ये नहीं कि 100 डिग्री सेल्सियस वहाँ का टेम्परेचर हो उस व्यक्ति को आप काम पर लगा देते, ऐसा नहीं है। ठीक ना, न्याय संगत हो, यानी वो कानून के हिसाब से वो काम सही हो उस आदमी के लिए। ठीक, और अनुच्छेद 43 में है 9 से हो जाएगा निर्वाह मजदूरी। निर्वाह मजदूरी कहने का मतलब ये है कि उसको इतना कम से कम मजदूरी ज़रूर देना है उसके काम के प्रति, उसके श्रम के बाद, कि वो अपना जो है फैमिली का जो है वो पालन पोषण कर ले। ये अनुच्छेद 43 में है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। 43 का क और ख भी आप याद कर लीजिएगा। 43 का क में है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भाग लेना, और अनुच्छेद 43 का ख में है सहकारी समिति। ठीक ना, ये आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला अनुच्छेद 44वां क्या है भाई? अनुच्छेद 44वां में है आपको समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता लागू करवाने का प्रावधान जो है अनुच्छेद 44 में। इसको कैसे याद करेंगे? तो ये समान नागरिकता से समान आ जाएगा, और 4 भी समान ही है, इधर भी 4 उधर भी 4 समान ही है दोनों, तो यहाँ से आप कोरिलेट करके याद कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 45 यानी अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में है बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य को होगी। इसको कैसे याद करेंगे भाई? देखो 45 में पैतरा आ रहा है। पैतरा, लड़के जो हैं वो पैतरा बदलते रहते हैं ना, मतलब स्कूल ना जाने का, ट्यूशन ना जाने का बहाना, पैतरा बदलते रहते हैं। बहाना ही पैतरा होता है, हमारे देसी भाषा में पैतरा उसको बोला जाता है। तो हमेशा पैतरा बदलते रहते हैं, बोलते हैं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, ये अलग अलग बहाने बनाते रहते हैं। तो बच्चों से संबंधित ये आर्टिकल है, तो आप इसको याद कर सकते हो। ठीक ना, यह बताया गया है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के बारे में ये बताया गया है, अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य को होगी। 21 के ए में 6 से 14 वर्ष, और 51 का ए में भी 6 से 14 वर्ष है, लेकिन यह 0 से 6 वर्ष यानी जन्म से लेकर 6 वर्ष के बारे में बताया गया अनुच्छेद 45 में। ठीक, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 क्या है? इसमें SC ST और अन्य वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का प्रबंधन है, आरक्षण के बारे में बात किया गया है। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए 46 में छल आ रहा है। छल, पहले इन सारे जो हमारे जो हैं SC ST के हमारे समुदाय के भाई लोग हैं, इनके साथ छल होता था। इनके साथ जो है मतलब सही बर्ताव नहीं लोग करते थे, बड़े लोग बर्ताव नहीं करते थे, छल करते थे। तो आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हो। 46 से छल आ जाएगा और बाकी ये सारी जाति आ जाएंगी, तो आपको याद हो जाएगा इजीली।
आगे है 47 में ये है कि पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में राज्य जो है वो सुधार कर सकता है। इसको कैसे याद करेंगे, तो 47 जो है वो शैतान आ रहा है ना, शैतान 47 में शैतान आ रहा है। शैतान कौन होता है भाई, जो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देता है, वो शैतान होता है। या फिर इसी के अंतर्गत शराब भी बंद हुआ है बिहार में अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। तो शराब अगर कोई पिएगा तो अपने आप में शैतान कहलाएगा वो। तो आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हो। ठीक, चलिए अनुच्छेद 48 क्या है। ये सारे ट्रिक जो है वो आप अगर लिखते जाओगे, एक बार अपने दिमाग में घुसा लोगे ना, तो याद बिल्कुल हो जाएगा। और यदि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है, याद है, तो फिर इस सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपको याद करने में दिक्कत हो रहा है तो आपका एक ही उपाय है, और ये है वर्ड कोरिलेशन मेथड। इसी के अंतर्गत आपको याद करना पड़ेगा भैया। इसके अलावा और कोई मतलब बाबा जी की बुट्टी नहीं है कि आपको पिला दिया जाए तो याद हो जाएगा। तो आई होप आप इतना समझ रहे होंगे। एक बार आप चीज़ों को लिख लीजिएगा और खुद के हिसाब से जब आर्टिकल को पढ़िएगा ना, तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है आर्टिकल 48 यानी अनुच्छेद 48 में है कृषि और पशुपालन संबंधित प्रावधान। इसको कैसे याद करेंगे भाई, कृषि और पशुपालन संबंधी। तो देखिए 4 और 8 है, तो अगर 4 में 2 से गुना करेंगे, दुगुना करेंगे, 4 का दुगुना ही ना 8 होता है। और हमारे जो किसान भाई लोग हैं वो अपनी दुगनी आय चाहते हैं, इसलिए तो आजकल जो है वो आंदोलन भी कर रहे हैं, वो मुआवजा लेने के लिए कि दुगनी हमको मुआवजा मिले, एमएसपी बढ़ाया जाए, ये सारी चीज़ों के बारे में, दुगनी आय उनकी हो जाए। या फिर कांग्रेस भी कह रही है कि हम आएंगे सत्ता में तो दुगनी आय कर देंगे किसानों का। तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हो दुगनी से, तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा। और 48 में है कृषि और पशुपालन संबंधित प्रावधान। ठीक, हालांकि 48A में है पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण, ये 48A में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुच्छेद 49। इसमें है महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, यानी जितने भी स्मारक होते हैं उसका संरक्षण है अनुच्छेद 49 के अंतर्गत। इसको कैसे याद करेंगे, 49 में चांस आ रहा है, चांस या फिर चॉइस आ रहा है, अरे ना, चांस यानी चांस अगर किसी को मिल जाए घूमने का, तो जितने भी राष्ट्रीय स्मारक है सब वही घूमता है। कोई ताजमहल घूमता है, कोई लाल किला जाता है घूमने, ये सब राष्ट्रीय स्मारक ही है ना जी, महत्वपूर्ण स्थान ही है। या फिर कोई सासाराम में जो शेरशाह सूरी का मकबरा है वहाँ जाता है, कोई उदयपुर घूमता है। तो चांस मिल जाए तो कहीं भी कोई घूम सकता है और अच्छे अच्छे जगहों पर घूमेगा। तो आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हो। ठीक, अनुच्छेद 50 है। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण है, यानी अलग अलग होना। तो 50 में 50-50 याद करो आप, 50-50 कर दो भाई, किसका, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण है, यानी 50-50 है। आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। उसके बाद अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान है। तो इसको कैसे याद करोगे, तो आप देखते ही होंगे कि जो है वो जो पूजा पाठ होता है उसमें चंदा दिया जाता है। तो मैक्सिमम जो लोग चंदा है वो शांति के लिए देते हैं कि भाई शांति रहे हमारे घर में, भगवान हमारे घर में शांति बनाए रखे, इसलिए लो भैया चंदा। और हमेशा लोग जो है वो 101, 151 रुपये का चंदा देते हैं। तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। एक बार दिमाग में बैठ गया कि चंदा कितना का देना है, तो 51 का देना है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। 51 का चंदा है किसके लिए भाई, तो शांति बनाए रखने के लिए, हमारे घर की सुरक्षा के लिए भगवान को हम लोग चंदा देते हैं। ठीक ना, सॉरी भगवान को नहीं, भगवान के लिए। ठीक, तो आप इतना समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। अगला है भाग 4 का ए, मौलिक कर्तव्य, जिसके अंतर्गत एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 51 का ए, जिसमें 11 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। तो ये आपको इजीली याद हो जाएगा, इसमें कोई ट्रिक उरिक की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाग 5 जिसके अंतर्गत संघ है, जो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 है, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए यहाँ अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 61 तक राष्ट्रपति के बारे में चर्चा किया गया है। 52 से लेकर 61 तक। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, इसका ट्रिक काफ़ी फेमस ट्रिक है, आपको पता ही होगा। वो ट्रिक है पकानी कोका दुयोदशम। इसको आप 2-3 बार बोलिएगा ना तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। पकानी कोका दुयोदशम। ठीक, प से हो जाएगा पद, यानी राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। का से हो जाएगा कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ, यानी राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का प्रधान होगा, वो है अनुच्छेद 53 में। ठीक ना। नी से हो जाएगा निर्वाचन, अनुच्छेद 54 में निर्वाचन है। को से हो जाएगा कोटा, या निर्वाचन संबंधित पद्धति जो है उसको कोटा बोलते हैं, वो हो जाएगा आपको नी से। उसके बाद अगर का से बात किया जाए, यहाँ मैं मार्कर रेड ले रहा हूँ तो अच्छा से समझ में आएगा। का से अगर बात किया जाए तो वो हो जाएगा कार्यकाल। दू से हो जाएगा तो दोबारा निर्वाचन, यानी पुनः निर्वाचन की जो है वो बताया गया है कि राष्ट्रपति है उसका पुनः निर्वाचन हो सकता है। हमारे भारत का जो राष्ट्रपति है वो कितने बार भी एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। अनुच्छेद 58 में क्या है भाई, अनुच्छेद 58 में यो से हो जाएगा योग्यताएं के बारे में बताया गया है।
अनुच्छेद 59 में क्या है, तो अनुच्छेद 59 में है द से हो जाएगा दशाएं, राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या दशाएं होनी चाहिए। स से हो जाएगा आपको अनुच्छेद 60 में शपथ का प्रावधान किया गया है, स से हो जाएगा शपथ, और अंत में जो है आपका म, ये ट्रिक में म, उससे आपको हो जाएगा आपका महाभियोग, यानी जो इम्पीचमेंट होता है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 में। तो इसको कैसे याद करना है, पकानी को का दुयोदशम, पकानी को का दुयोदशम, 3-4 बार बोलिए। प से हो जाएगा राष्ट्रपति का पद, का से हो जाएगा कार्यपालिका का वो प्रधान होगा, नि से हो जाएगा निर्वाचन मंडल या निर्वाचन, को से हो जाएगा कोटा, का से हो जाएगा कार्यकाल, दू से हो जाएगा दोबारा निर्वाचन यानी पुनर्निर्वाचन, यो से योग्यता हो जाएगा, 10 से दशाएं हो जाएंगी, स से शपथ हो जाएगा, म से महाभियोग हो जाएगा। ठीक, तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा, अगर आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर रहे होंगे तो आपको ये भूलने वाला चीज़ नहीं है, 2-3 बार आप इसको पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 62 यानी अनुच्छेद 62 में क्या है। तो अनुच्छेद 62 में है राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने के समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि के बारे में बात किया गया है। यानी मानकर चलिए कि राष्ट्रपति की पद रिक्ति किस किस जो है कंडीशन में हो सकता है। मान लीजिए राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दिए, उनकी मृत्यु हो गई, या फिर उनके खिलाफ महाभियोग पारित हो गया, या फिर उनका जो चुनाव है वो अवैध हो गया, या फिर उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। तो इसके बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो 6 माह के अंदर जो है वो राष्ट्रपति का पद को किसी भी का मतलब हाल में भर लेना है। ठीक ना, नए राष्ट्रपति पद अपना संभाल लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 62 के बाद अनुच्छेद 63 है। अनुच्छेद 63 से लेकर आपको उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा किया गया है, और वो कब तक किया गया है, तो आपको अनुच्छेद 70 तक किया गया है। कितना तक किया गया है, 70 तक किया गया है। ठीक, चलिए इसको कैसे याद करेंगे, तो इसके लिए भी ट्रिक मैं आपको बता दूं, इसके लिए भी ट्रिक है। इसके लिए क्या ट्रिक है उसको मैं लिख दे रहा हूँ। इसका ट्रिक है उसका निका चूस। क्या है ट्रिक है, उसका निका चूस। ठीक, देखिए ऊ से हो जाएगा आपका, यहाँ मैं फिर से मार्कर चेंज कर ले रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ऊ से हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति, ऊ से क्या हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, स से हो जाएगा सभापति, यानी जो हमारा उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, तो सभापति हो जाएगा। का से हो जाएगा आपका कार्यवाहक राष्ट्रपति, यानी आकस्मिक स्थिति में जब राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो उनके जगह पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे उनका कार्यभार कौन संभालते हैं, तो उपराष्ट्रपति संभालते हैं। तो का से ये हो जाएगा। नी से आपको निर्वाचन हो जाएगा, नी से निर्वाचन संबंधित हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इस का से कार्यकाल हो जाएगा, उनके कार्यकाल के बारे में। चू से हो जाएगा आपको चुनाव के संबंधित में है, निर्वाचन के संबंधित में। ठीक ना, और उसके बाद स से आपका हो जाएगा शपथ के बारे में। क्या हो जाएगा, स से आपके बारे शपथ के बारे में। ठीक है, समझ गए, तो एक बार फिर से समझते हैं। ऊ से हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति का पद, स से आपका सभापति हो जाएगा कि पदेन सभापति राज्यसभा का होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति। उसके बाद का से आपका हो जाएगा कार्यवाहक राष्ट्रपति। उसके बाद नी से हो जाएगा निर्वाचन संबंधित, का से कार्यकाल हो जाएगा। इस चूज से आपका चुनाव का ये बारे में बताया गया है कि यदि मान लीजिए उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो जल्द से जल्द, यानी कोई समय फिक्स नहीं है, 6 माह का नहीं है समय, या 6 माह लिखा गया है, समय कोई फिक्स नहीं है, नीचे समय नहीं दिया गया है, उनका जल्दी से जल्द जो है वो पद मतलब रिक्त ना हो, भरने की प्रावधान की गई है। और स से आपका हो जाएगा आपको अंत में शपथ का प्रावधान दिया गया है। ठीक ना, इनके देखो एक बात मैं आपको और बता दूं, इम्पीचमेंट यानी जो महाभियोग है उस शब्द का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए होता है। बाकी के लोगों के लिए जो है वो एक संवैधानिक प्रक्रिया के बारे में बताया जाता है। ठीक ना, राष्ट्रपति के अलावा बाकी लोगों को हटाया जाता है। प्रक्रिया लगभग वैसा ही होता है, लेकिन उसको एक संवैधानिक प्रक्रिया बोला जाता है, महाभियोग नहीं बोला जाता है। ठीक है, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। और इसमें थोड़ा सा अलग ये होता है कि वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति में महाभियोग जो होता है, महाभियोग जिसको हम लोग बोलते हैं आम भाषा में, वो संवैधानिक प्रक्रिया है, वो राज्यसभा से शुरू होता है और एक प्रभावी बहुमत होता है। राज्यसभा में प्रभावी बहुमत और लोकसभा में सहमति होता है, जबकि ऐसा राष्ट्रपति के समय नहीं होता है। राष्ट्रपति में दोनों में आपको प्रभावी बहुमत चाहिए। प्रभावी बहुमत का कहने का मतलब है कि आपको कुल 50% कुल जो संख्या है उसका 50% से एक ज़्यादा होना चाहिए, उसको प्रभावी बहुमत बोलते हैं। जबकि सहमति बोलते हैं कि जितने उपस्थित है, यानी जितने भी सदस्य उपस्थित है उसका जो है वो 50% + 1 वो आपको हो जाएगा सहमति। तो उपराष्ट्रपति के संबंध में यही है कि राज्यसभा से शुरू होगा, उसका प्रभावी बहुमत होना चाहिए और लोकसभा की सहमति होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति के संबंध में ये नहीं है। तो आप इतना आपको समझ में आना चाहिए। ठीक ना, चलिए इतना समझ गए, इसको आप याद कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 70 के बारे में। अनुच्छेद 70 क्या है,
अनुच्छेद 70 में है भैया कि अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, यानी अन्य आकस्मिकता स्थिति में जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति का स्वास्थ्य खराब हो गया, अपहरण हो गया, कोई काम में व्यस्त हो गए या फिर किसी विदेश में गए होंगे, तो मान लीजिए अगर कोई राष्ट्रपति का कार्य है तो उपराष्ट्रपति संभाल सकता है। तो ये आपको 3 आर्टिकल आए होंगे, अलग अलग आर्टिकल, जो कि आपको कन्फ्यूजन किया होगा। यह मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूँ। एक आर्टिकल 62 आया होगा, वो भी आपको वही है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। 65 भी वही है और 70 भी वही है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। 62 में रिक्ति के बारे में है कि किन किन परिस्थिति में पद रिक्त होता है, कितने दिनों के अंदर भरना है और कौन कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक ना। 65 में है कि उपराष्ट्रपति है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है। 70 में है अन्य आकस्मिकता, मान लीजिए कोई आकस्मिकता है तो उसके संबंध में जो है वो खाली हो गया है पद, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य संभालेंगे। आई होप आप इतना समझ गए होंगे, ठीक ना। अगर इसको याद करना चाहते हैं तो 70 आप इजीली याद कर सकते हो, तुरंत उपराष्ट्रपति के बाद है। अब देखिए अनुच्छेद 71 क्या है भाई। 71 कैसे याद करेंगे। 71 में है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित कोई समस्या होता है तो उसको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जा सकता है, ठीक ना। यानी उसका जो फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट में होगा। तो देखो अनुच्छेद 71 में 71 आप 3-4 बार बोलो, 71 एक हत्यार है ना। तो मान लीजिए कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर ऐसा का दिक्कत हो, यानी कोई गड़बड़ी हो, तो एक हत्या के रूप में उसको ले लेना चाहिए, यानी सेंस उसका अर्थ वही निकालना चाहिए कि भाई ये तो एक हत्या है, हमारे संविधान की हत्या हो गई कि जब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो सही नहीं है, सुरक्षित नहीं है, अच्छे से नहीं हो रहा है, तो एक हत्या ही है। तो एक हत्या है तो आप इसको याद कर सकते हो यहाँ से कोरिलेट करके, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है आपको आर्टिकल 72 यानी 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति दी गई है। 5 प्रकार की जो क्षमादान की शक्ति है उसके बारे में बताया गया है, तो आप इसको याद कर सकते हो। इसका कैसे याद कर सकते हो, तो 72 में बेहतर आ रहा है, तो किसी भी व्यक्ति को यदि कोई क्षमा कर देता है तो उससे बेहतर कार्य कुछ नहीं हो सकता है। तो आप इसको 72 से बेहतर याद कर सकते हो, ठीक ना। सभी आर्टिकल को मैं ट्रिक को मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल में मैं वीडियो जो बना रहा हूँ वो अपने हाथों से लिख रहा हूँ। हालांकि सब सारी व्यवस्था है, लेकिन उसको सेटिंग करने में ये समय बहुत टाइम लग जाएगा। और ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ही लेट हो चुका है। काफ़ी लड़के जो हैं इस वीडियो का डिमांड कर रहे थे कि सर वीडियो बनाइए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कैसे भी करके इस वीडियो को प्रोवाइड करा दिया जाए। समझना तो आप ही को है और समझाना हमको है, और समझ में आ जाएगा तो लिखना ना लिखना वो बात की बात है, ठीक। आप खुद से लिख ही रहे होंगे, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन करते रहिएगा। तो 72 से बेहतर हो जाएगा। और राष्ट्रपति क्षमा कोई भी करता है व्यक्ति तो उससे बेहतर कोई कार्य नहीं हो सकता, आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है 73, 74, 75। इसको हम लोग को एक साथ याद करना है। इसको कैसे याद करना है, तो इसका ट्रिक है 73, 74, 75 का वो ट्रिक है EPM। क्या ट्रिक है, EPM, ठीक ना। EPM, ई से हो जाएगा एक्सटेंशन, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, एक्सटेंड करना। ये विस्तार मतलब क्या होता है, एक्सटेंशन करना। 74 से राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख, और उसका जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है, तो प्रधानमंत्री से आपका PM आ जाएगा। अन्य जो मिनिस्टर हैं यानी मंत्रियों से संबंधित में अन्य उपबंध जो है वो आपको अनुच्छेद 75 में, तो आपको M से हो जाएगा मिनिस्ट्री, यानी मिनिस्टर। जो अन्य मिनिस्टर हैं वो अदर मिनिस्टर के बारे में अनुच्छेद 75 में बताया गया। यानी 73 में आपको एक्सटेंशन है, 74 में आपको मंत्रिपरिषद के बारे में है, और 75 में अन्य मंत्रियों के बारे में बताया गया। इसका ट्रिक है EPM, ई से एक्सटेंशन, P से प्राइम मिनिस्टर, M से मिनिस्टर यानी अन्य मिनिस्टर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 76, ये सिंपल है, सबको याद होगा। AGI यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 77, 78। अनुच्छेद 77, 78 ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए। भारत सरकार के कार्यों का जो संचालन होता है, भारत सरकार के जो कार्य का संचालन होता है वो राष्ट्रपति के नाम से होता है, यानी कोई भी कार्य होता है वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के नाम पर होता है, ठीक ना। अनुच्छेद 78 में है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने की आदि के संबंध में प्रावधान जो है प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। यानी अगर कोई भी कार्य हो रहा है तो वो प्रधानमंत्री समय समय पर सूचना देते रहेंगे राष्ट्रपति को कि भैया ये कार्य हो रहा है, वो कार्य हो रहा है, ठीक ना। यानी PM का यह कर्तव्य होता है कि मंत्रिपरिषद की कार्रवाई की जानकारी राष्ट्रपति को वो देता रहे। तो ये अनुच्छेद 78 में, तो 77, 78 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता नहीं है, फिर भी आपको मैं यहाँ लिख दिया हूँ तो आपको समझ आ दिया। अब देखिए अनुच्छेद 79, 80, 81, इसके लिए ट्रिक तो आपको पता ही होगा। इसका सिंपल सा ट्रिक है सरल। क्या भैया ट्रिक है, सरल, बहुत सरल ट्रिक है। स से हो जाएगा आपका संसद, र से हो जाएगा राज्यसभा का उल्लेख, ल से हो जाएगा लोकसभा। यानी अनुच्छेद 79 में संसद का गठन का प्रावधान है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है, और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख है। तो स से संसद हो जाएगा, र से राज्यसभा हो जाएगा, ल से लोकसभा हो जाएगा। तो आप इसको याद कर लीजिएगा आराम से। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 82। अनुच्छेद 82 में है प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन। इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए 82 में ब्यास आ रहा है। ब्यास हम लोग किसको बोलते हैं,
जो गाना वाना गाते हैं, भजन करते हैं, कि हरि कीर्तन करते हैं, उनको व्यास बोला जाता है ना। तो इसको कैसे याद करना है, तो देखिए व्यास जो होते हैं वो कब गाना गाते हैं या फिर कब मतलब अपने पूरा मूड में आ जाते हैं, जब सभी चीज़ों का, सभी वाद्य यंत्र का, सभी लोगों का एक समायोजन हो जाता है। बहुत लोग जुट जाते हैं, सभी वाद्य यंत्र एक तरीके से, सही तरीके से समायोजित रूप से कार्य करने लगते हैं, तब वो जो व्यास है एक अच्छे तरीके से गाना गाता है या फिर तबले बजाता है या फिर हारमोनियम बजाता है। तो आप इसको याद कर सकते हो, समायोजन को यहाँ समायोजन ले सकते हो वर्ड, और ब्यासी से व्यास आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है अनुच्छेद 83। इसको कैसे याद करेंगे, 83 में है आपका संसद के सदनों की अवधि है। तो 83 में तीर आ रहा है, क्या आ रहा है, तीर। अगर किसी व्यक्ति को तीर लग जाए तो उसकी जो समयावधि है, जो उसका जीवन का कार्यकाल है, अवधि है, वो रहेगा जी, नहीं रहेगा, तो मर ही जाएगा बहुत जल्दी, यानी उसकी अवधि कम हो जाएगी। तो आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हो। अगला है 84, अनुच्छेद 84, संसद के सदस्य के लिए अर्हताएँ। अर्हताएँ मतलब होता है एलिजिबिलिटी, योग्यता। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो 84 में चोर आ रहा है, देखो आप इसको 84 को पढ़ो, 84 चोर चोर, 84 चोर आ रहा है। चोर बनने के लिए कोई एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, योग्यता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वैसे ही योग्यता अगर बात की जाए, जितने भी हमारे संसद के सदस्य हैं, ये मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, इसको दिल पर नहीं लेना है, तो उनकी भी एलिजिबिलिटी लगभग ऐसे ही है, ठीक ना, वो लगभग सभी चोर ही हैं। आप इसको कोरिलेट कर सकते हो, तो उनके भी एलिजिबिलिटी ऐसे ही है जैसे चोरों की एलिजिबिलिटी होती है। तो आप इसको याद कर सकते हो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 85 है, अनुच्छेद 85 है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन संबंधित उल्लेख। यानी संसद का सत्र किसको बोलते हैं, सत्रावसान कब होता है, विघटन कब होता है, इस सब के बारे में अनुच्छेद 85 के बारे में बताया गया है। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो देखो सत्रावसान होता है, विघटन होता है, संसद का सत्र होता है, इस सब में बहुत पचे बोलने लगते हैं, सब आपस में लड़ते रहते हैं, सब जो हमारे सांसद है लोकसभा में, राज्यसभा में। तो इसको आप कोरिलेट कर लीजिए। अनुच्छेद 85 में पच आ रहा है, यानी पच नहीं बोलता है आदमी, बहुत बक करता है, और इसमें ये सारे जो चीज़ें हैं वो उसी से संबंधित है। तो आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, आगे समझते हैं। अनुच्छेद 86 और 87 को एक साथ पढ़ेंगे, अनुच्छेद 86 और 87 को एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि उस दोनों में आपको है अभिभाषण की चर्चा किया गया है। 86 में है राष्ट्रपति का अभिभाषण व सदन में संदेश भेजने का अधिकार है, और 87 में है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। तो इसको आप एक साथ याद कर लीजिएगा। देखिए 86 में है राष्ट्रपति एनी टाइम जो है वो अभिभाषण दे सकता है, संसद को संदेश भेज सकता है, लेकिन 87 में है वो उसका विशेष अभिभाषण जो है वो प्रत्येक चुनाव के बाद और बजट सेशन में, यानी प्रत्येक साल का जो पहला सत्र सेशन होता है, बजट सेशन, उसमें वो जो विशेष अभिभाषण देता है, उसके बारे में अनुच्छेद 87 में चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 88, इसको कैसे याद करेंगे, अनुच्छेद 88 में है संसद के साधनों में मंत्री और महान्यायवादी का अधिकार। आपने पढ़ा होगा ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन सा पद है, मंत्री है, जो संसद के किसी सदन में भाग ले सकता है, बैठ सकता है, भाषण दे सकता है, बोल सकता है, लेकिन जो है वोट नहीं देगा, ऐसा सुना होगा, वो महान्यायवादी है। तो वो आपको अनुच्छेद 88 के अंतर्गत ही है। तो इसको कैसे याद करेंगे भाई, 88 में आपका 88 आप बोलोगे तो हट आ रहा है, 88 हट, यानी हट है, उसको हट है भाई, वो कहीं भी जा सकता है, किसी भी सदन में बोल सकता है, मतलब बोल सकता है, भाषण दे सकता है, बैठ सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। तो हट है इसलिए उसको बुलाया जा रहा है, लेकिन वो तो भाई संसद का सदस्य है नहीं, तो उसको वोट देने का अधिकार क्यों दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। तो आप इसको याद कर सकते हो कि हट के मतलब हट उसका है, इस वजह से उसको कहीं भी बोलने का अधिकार दिया जाता है, बैठने का अधिकार दिया जाता है, यानी कोरिलेट करके आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 89। अनुच्छेद 89 को कैसे याद करेंगे भाई, अनुच्छेद 89 में है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख। तो देखो 89 में निवासी आ रहा है, निवासी, हम लोग किसी न किसी राज्य के निवासी हैं, है ना, हम लोग किसी न किसी राज्य के जो हैं वो निवासी हैं, लेकिन नागरिक देश के हैं, हम लोग की जो नागरिकता है वो देश की है, लेकिन निवासी हम बिहार के राज्य के निवासी हैं, आप यूपी के होंगे, कोई महाराष्ट्र का होगा, गुजरात का होगा, ऐसे करके अलग अलग राज्य के निवासी होंगे। तो 89 से निवासी आ जाएगा, और निवासी भाई किसी न किसी राज्य का हो जाएगा, तो राज्य से यहाँ राज्यसभा में राज्य को लेना है, और 79 में निवासी लेना है, ठीक ना, 79 बोल रहे हैं, सॉरी 89 है, 89 में आपको निवासी लेना है। तो राज्यसभा के जो सभापति है और उपसभापति है वो 89 में आपको आर्टिकल 89 में इसकी चर्चा की गई है। तो आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हो। इसके बाद के जो 3 आर्टिकल है इससे संबंधित है, तो इसके लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आप ये देखो कि यदि उपसभापति का पद रिक्त हो रहा, पद त्याग और पद से हटाया जाना, क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपसभा ये क्या बोलते हैं वो उपराष्ट्रपति होता है, तो उसका अलग प्रावधान है कि उसको कैसे हटाना है, क्या करना है, लेकिन उपसभापति तो होता नहीं है ऐसा चीज़, उपसभापति तो आपस में ही चुने जाते हैं। तो उपसभापति का पद कैसे रिक्त होगा, उसको कैसे पद से हटाया जाएगा, ये अनुच्छेद 90 में है, ठीक ना,
यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आपको मैं एक बार फिर से समझा दूं कि राज्यसभा का जो सभापति होता है, आपने पहले पढ़ा कि वो उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति का जो पद से हटाना है, क्या करना है, तो वो एक इम्पीचमेंट जैसा प्रक्रिया है, यानी वो संविधान संशोधन जैसी प्रक्रिया है। तो वो अलग आर्टिकल में है जो कि मैंने आपको पढ़ाया। उसके बाद अगर उपसभापति की बात की जाए तो उपसभापति तो वो ऐसा होता नहीं है कोई, तो उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना अनुच्छेद 90 में है। ठीक है, 89 के बाद 90 में है। 91 में ये है कि अगर सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में अगर कोई और व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसकी शक्ति अनुच्छेद 91 में है, यानी इनको अनुपस्थिति में अगर कोई कार्य कर रहा है तो वो है। 92 में है कि यदि सभापति या उपसभापति के पद से हटाने के कोई संकल्प अगर विचाराधीन है तो उसका पीठासीन नहीं होना, यानी वो पीठासीन नहीं रहेगा। ठीक ना, तो ये आपको याद कर लेना है। तो आपको इसको कन्फ्यूजन नहीं करवाना है खुद के माइंड में, आपको बस इतना ध्यान देना है। 89 बार बोला जा रहा है। 89, 90, 91, 92 सब ये चारों आर्टिकल एक ही जैसा है। 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख है। 90 में है कि यदि उपसभापति का पद रिक्त हो जाता है तो कैसे उसको हटाया जाएगा, क्या किया जाएगा। 91 है कि मान लीजिए पद रिक्त हो गया तो उसके जगह पे जो कार्यवाहक रूप में कार्य करेगा वो उसकी शक्ति क्या है। और 92 में है कि यदि मान लीजिए कि इनको पद हटाने का कोई अगर संकल्प विचाराधीन है तो वो पीठासीन नहीं रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 93, 94, 95, 96 ये उसी जैसा है जैसे कि अभी हम लोग 89, 90, 91, 92 पढ़े हैं। 93 में अब इसको कैसे याद करेंगे। 93 में आपको याद करना है तीर। 93 में तीर आ रहा है भाई, सिंपल से 93 ऐसे तीर आ रहा है, तो 93 में तीर आ रहा है। और यहाँ देखोगे लोकसभा में लोक आ रहा है, लोकसभा। तो अगर तीर धनुष चलाना हो तो कोई लोगों की सभा में आप तीर धनुष चलाओगे? नहीं चलाओगे, छुप के चलाओगे। कैसे चलाओगे छुप के? जैसे आप देखे होंगे कि राजा दशरथ जो है वो शब्दभेदी बाण मारे थे तो छुप कर चलाए थे, लेकिन लग गया था उनको, श्रवण जी को लगा हुआ था। तो आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हो कि तीर जो है वो लोगों के बीच में नहीं चला सकते हो, किसी को भी लग सकता है। तो इसलिए आप छुप कर चलाओगे तो सही रहेगा, सीखोगे, अच्छे से सीखोगे। तो आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हो। बाकी का अनुच्छेद वैसे ही है। बाकी लोकसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग होना और पद से हटाया जाना ये अनुच्छेद 94 में है। अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या फिर अध्यक्ष के रूप में कार्य करने को उपाध्यक्ष की अन्य शक्ति की जो है वो अनुच्छेद 95 में है। ठीक ना, चलिए ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए कि अनुच्छेद 96 में है कि अगर कोई भी विचाराधीन है संकल्प इनको हटाने का तब तक वो पीठासीन नहीं रहेंगे, ये आपको अनुच्छेद 96 में है। तो ये एक ही जैसा आर्टिकल है आपको 93, 94, 95, 96। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 98। संसद के सचिवालयों का उल्लेख अनुच्छेद 98 में इसका किया गया है। ठीक, अगला है अनुच्छेद 99 संसद सदस्यों द्वारा शपथ है अनुच्छेद 99 में। इसको कैसे याद करेंगे, तो अनुच्छेद 99 में 9 आ रहा है, 9। आप लोग देखे होंगे कि कोई यदि गलत कार्य करता है तो कसम या फिर शपथ जल्दी नहीं खाता है। शपथ एक तरह से कसम ही होता है, तो 9 से हो जाएगा 9। अगर कोई भी गलत कार्य करेगा उससे कसम खिलवाएगा तो जल्दी नहीं खाता है कि वह कसम से डर लगता है कि भगवान हमको सजा दे देगा, ये कर देगा वो कर देगा। तो शपथ और कसम लगभग एक ही जैसा होता है, तो आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हो। अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति के बारे में चर्चा किया गया है। गणपूर्ति 1/10 आपको पता ही है। तो 100 में आपका जब 10 से भागा दोगे तो 1/10 ही आएगा। तो आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 101। इसमें है स्थानों का रिक्त होना, यानी संसद के सदस्यों का स्थान रिक्त कैसे होगा। मान लीजिए कोई त्यागपत्र दे दिया लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य, या फिर कोई सदस्य जो है 60 दिनों से ज़्यादा बाहर रह रहा है बिना अनुमति के, तो रिक्त हो जाता है पद, उनको सदस्यता उनकी मतलब समाप्त कर दी जाती है। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए 101 है, 1 है और 1, इसके बीच में कुछ भी नहीं है, इसलिए यह 0 बैठा दिया गया, यानी रिक्त है। तो रिक्त यहाँ रिक्त हो जाएगा, और 1 के बीच में कुछ नहीं होता है, यानी कुछ नहीं मतलब 0 होता है। तो यह आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 102 में क्या है, सदस्यों के लिए अयोग्यता, यानी अयोग्य कब होंगे, तो मान लीजिए कोई पागल हो गया, कोई दिवालिया हो गया, तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। ठीक ना, इसका अलग अलग क्लोज है, उसको हम लोग डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस हम आपको बेसिक तरीके से समझा दे रहे हैं। इतना डिटेल में आपका पूछता भी नहीं है एग्जाम में, 1 डे एग्जाम में। तो उसको कैसे याद करेंगे, 102, 2 से आता है दोस्त, 2 से दोस्त, तो कोई भी दोषी आदमी रहेगा उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। पागल एक अपने आप में दोषी है, दिवालिया अपने आप में दोषी है, तो आप इसको याद कर सकते हो। 2 से हो जाएगा दोष, और अयोग्यता तो भाई जो कोई भी दोषी आदमी है तो वो अयोग्य ही रहेगा, आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगला अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 में है संसद के सदनों की तथा उनके सदस्य और समितियों की शक्ति एवं विशेष अधिकार के बारे में 105 में किया गया है। इसको कैसे याद करेंगे, तो देखो 105 में 5 आ रहा है, 105
5 अलग आर्टिकल था, उसको तो आप लोग याद ही कर लिए होंगे प्रारंभ में नागरिकता। यह 105 है, तो इसको कैसे याद करना है? आपको पता होगा कि पांडव जो थे 5 पांडव, वहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं, 5 से 5 पांडव हो जाएगा। 5 पांडव जो है वो मात्र 5 गाँव मांग रहे थे। भगवान कृष्ण जी जो थे, भगवान श्री कृष्ण जो थे वो दुर्योधन के सामने पांडव के जो प्रतिनिधि के रूप में आए थे, वो 5 गांव सिर्फ मांग रहे थे कि 5 गांव उनको चाहिए। और वो उनका अधिकार था, उनका अधिकार तो पूरा था, पांडव का तो अधिकार पूरा था क्योंकि वो आधा हिस्सा का अधिकारी थे। लेकिन दुर्योधन जो था वो अधिकार वो देने के लिए तैयार नहीं था। वो 5 गाँव देने के लिए भी जो है वो तैयार नहीं था। तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हो, 5 से 5 पांडव हो जाएगा, 5 गाँव हो जाएगा, और यहाँ अधिकार से अधिकार हो जाएगा। यानी वो विशेष अधिकार कोई नहीं मांग रहे थे, वो सिंपल सा अधिकार मांग रहे थे। तो आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हो। देखो ये सारी चीज़ें हैं ना, आप एक बार समझ लो आपको याद हो जाएगा, ये डेफिनेटली याद हो गया होगा, आपके दिमाग में छप जाएगा। लेकिन एक बार जब आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लोगे, इसको लिख लोगे और 1-2 बार पढ़ लोगे ना, तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसको आप करके देखो। अगर आप सोचोगे कि ऐसे कोई चीज़ें आपको समझा दी जाए जो हमेशा के लिए याद हो जाए, या फिर ट्रिक के ऊपर ट्रिक याद करवाया जाए, तो वो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। ये मैं सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पहले से, मुझे बहुत पहले से याद है और मैं कभी भी नहीं भूलता हूँ, क्योंकि मैं इस सारी चीज़ों को खुद पे मतलब लागू किया हूँ। ठीक है ना? आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। आगे आप लोग देख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है 107। इसमें है विधेयकों के पूरा स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 107 में यह है कि विधेयक को कैसे पेश करना है, बिल कब होता है, जब राष्ट्रपति उस पर साइन करता है तो कब वो एक्ट बन जाता है। तो ये सारे चीज़ों के बारे में अनुच्छेद 107 में। अब इसको कैसे याद करेंगे भाई? तो देखो 107 में 7 आ रहा है, 7 यानी साथ देना। तो साथ, जब सब साथ देगा तब तो कोई बिल पारित होगा, तब तो कोई अधिनियम पारित होगा, तब तो संविधान संशोधन होगा। तो इसलिए 7 से एक साथ हो गया, और बाकी के जो पारित किए जाने की संबंध है वो आप यहाँ से कोरिलेट कर सकते हो कि सब लोग एक साथ रहेंगे तो कोई भी बिल है वो एक्ट बन सकता है और पारित हो सकता है, और राष्ट्रपति जी साइन करेंगे तो वो जो है वो कानून बन सकता है और वो संशोधन हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 और 109 को हम लोग एक साथ याद करेंगे। 108, 109, 110 को। तो देखो 108 क्या है भाई? कुछ दशकों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। मानकर चलो कि ये पारित नहीं हो रहा है भाई, पारित नहीं हो रहा है 107 के संबंध में, तो भाई हट करने लगा। 108 में हट आ रहा है, हट करने लगा। तो हट करने लगा भाई लोकसभा राज्यसभा, तो भाई संयुक्त बैठक बुलाना पड़ेगा। राष्ट्रपति साहब संयुक्त बैठक बुलाते हैं और लोकसभा के जो अध्यक्ष है इसकी जो है वो अध्यक्षता करते हैं। तो ये इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 108 में। तो इसको कैसे ट्रिक से याद करेंगे? 108 में हट आ रहा है, और संयुक्त बैठक क्यों बुलाया जाता है भाई? हट की वजह से, क्योंकि हट करने लगे, एक दूसरे का बात ही नहीं मान रहे, मतलब आपस में कोरिलेशन ही नहीं है उन लोग का। तो इसलिए ये जो है वो आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हो। अब देखो अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110 को कैसे एक साथ याद करेंगे? 109 में है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, और 110 में है धन विधेयक की परिभाषा। अगर धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बात की जाए तो अनुच्छेद 110 में है, लेकिन इसकी विशेष जो प्रक्रिया है धन विधेयक इसको मतलब धन विधेयक में विशेष जो प्रक्रिया होता है वो अनुच्छेद 109 के अंतर्गत दिया गया है। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो देखो कोई भी छोटा बच्चा होता है, यदि अभी बच्चे थे तो अपने मम्मी से या पापा से पैसा मांगते थे, तो पहले पापा क्या कहते थे? नो नो, धन मतलब पैसा, वही पैसा हो गया, नो नो नहीं देना है, नो नहीं देना है। बहुत ज़्यादा जिद करते थे तो आपको 10 रुपये थमा देते, ले बबुआ 10 रुपये ले, ले 10 रुपये ले। तो आप इसको याद कर लेना है कि 9 से हो जाएगा नहीं, नहीं देना है, 109 हो जाएगा। 9 से 9 यानी पैसा जो धन है नहीं देना है। और अंत में अगर बहुत ज़्यादा जिद करोगे तो दया खाकर यानी मोह से आप जो है आपको आपके पिताजी या फिर आपकी मम्मी जो है 10 रुपये थमा देती थी कि जाओ बिस्कुट उस्कुट खरीद लेना। तो आप यहाँ से कोरिलेट करके याद कर सकते हो। ठीक है, ये ईजी है, इसको याद करने का कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पहले से भी आपको याद होगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 इसका क्या है भाई? विधेयकों पर अनुमति, वीटो का प्रावधान है, यानी राष्ट्रपति जो वीटो का प्रावधान है विधेयक पर अनुमति का, उसके बारे में है। इसको कैसे याद करेंगे? तो अनुच्छेद 111 बहुत जो है वो मज़ेदार इसका ट्रिक है। आपने सुना होगा कि सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। तो इसको बस इसको ऐसे याद करना है कि एक एक का बदला लेगा रे तेरा फैजल। मानकर चलिए कोई ऐसा प्रेसिडेंट बन गया जो पहले से सताया गया हुआ उस पार्टी से, अचानक से वो बन गया कैसे भी करके, मान कर चलिए जीत गया, तो फिर वो क्या करेगा? सभी विधेयक को अपने पॉकेट में रखेगा, पॉकेट वीटो का प्रयोग करेगा। हम किसी विधेयक को साइन ही नहीं करेंगे, न दोबारा उस पर सहमति के लिए भेजेंगे, उसको देखने के लिए भेजेंगे संसद को। तो इसलिए आप इसको याद कर सकते हैं कि एक एक का बदला लेगा रे तेरा फैजल। फैजल वही मानकर चलिए हमारे महामहिम राष्ट्रपति के लिए मैं बता रहा हूँ। तो एक एक का बदला लेगा कौन? तो हमारे राष्ट्रपति जी लेंगे वीटो जो है पॉकेट वीटो का प्रयोग करके। तो आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग आर्टिकल को कैसे याद करेंगे देखते हैं भाई।
अगला आर्टिकल है, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी बजट का उल्लेख है। बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, उसके जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, इसका अर्थ बजट ही हुआ। तो अनुच्छेद 112 में है। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो देखो अनुच्छेद 112 12 12 12 बाहर, 12 में बाहर आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है ना। और बजट जो है, बजट में पैसा कुछ और रहता है और बाहर में वास्तविकता कुछ और है। यानी बजट में पैसा दिखा दिया जाता है, शिक्षा पे इतना खर्च होगा, सेना पे इतना खर्च होगा, लेकिन वास्तविकता पे, धरातल पे उसका कुछ उल्टा ही होता है, कुछ अलग ही होता है। उतना चीज़ें जो बताई जाती हैं कि इतना पैसा खर्च होगा, वो सारे नहीं होता है। बीच में बहुत सारी चीज़ों का गमन हो जाता है, बहुत सारे पैसा का घोटाला हो जाता है। तो बाहर ऐसा नहीं होता है बजट का। तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हो, 112 में बाहर आ जाएगा। और बजट से तो आप समझ ही रहे होगे कि बजट मतलब पैसा, जो बजट का पैसा होता है कोई भी कार्य करने के लिए, उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद बाकी के चीज़ों को 113 14 15 16 17 जो है वो आप इसी के संबंधित याद कर सकते हो। कि कोई भी बजट है उसमें सबसे पहले प्राकलन होता है, यानी उसका आकलन किया जाता है कि हाँ शिक्षा के लिए इतना पैसा ज़रूरी है, सेना के लिए इतना ज़रूरी है, इसके लिए इतना ज़रूरी है। 114 में है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है, तभी आपको पैसा बजट के अंतर्गत मिलेगा। 115 में अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान है, यानी अतिरिक्त अगर आपको पैसा लगेगा उस काम करने के लिए तो ये आपको होता है इसमें अनुच्छेद 115 के अंतर्गत। 116 में लेखानुदान है, अनुच्छेद 116 के अंतर्गत लेखानुदान है। हालांकि ये पहले इसकी ज़रूरत होती थी, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष अनुबंध है। अनुच्छेद 117 में आपको वित्त विधेयक के बारे में विशेष अनुबंध है। तो ये आपको याद कर लेना है। 12 बस आपको इम्पोर्टेंट है, जो मैंने आपको बता दिया कि बजट है। बाकी की चीज़ों को तो आप कोरिलेट कर सकते हो। 12 के बाद आकलन भाई करना है, कोई भी बजट के पैसा का आकलन करेगा। 13 में 14 का विनियोग विधेयक पारित करना पड़ेगा। 15 में मान के चलिए पैसा घट गया तो अतिरिक्त अनुदान मांगना पड़ेगा। 16 में लेखानुदान है, जो कि पहले जरूरत हुआ करता था। और 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है 120। 120 है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। इसको कैसे याद करेंगे, तो 120 में 20 आ रहा है। 20 मतलब आप समझ रहे होंगे, एक होता है अमृत, एक होता है 20, यानी जो कड़वा होता है उसको 20 बोलते हैं। तो संसद में आप लोग आजकल देख रहे होंगे, कोई किसी को कुछ भी बोल दे रहा है, कोई भी विषपूर्वक बात बोल दे रहा है, एकदम कड़वा बात बोल दे रहा है। मतलब मीठा तो कोई बात ही नहीं बोल रहा है, एकदम बीस जैसा बातें बोल रहा है। तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हो कि संसद में जो है वो ऐसे बातें बोली जा रही है। 20 से 20 हो जाएगा। और प्रयोग, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अब देखो, अब बात करते हैं 121 में है संसद में चर्चा पर रोक। यानी 121 में ये है कि संसद में जो चर्चा है उस पर कोई कोर्ट नहीं जा सकता है रोक लगाने के लिए। अनुच्छेद 121 है, ये इजीली आप याद कर सकते हैं। और अनुच्छेद 122 में है न्यायालयों द्वारा संसद कार्यवाही की जांच नहीं करेगी। यानी कहने का मतलब है कि न्यायालय जो है वो संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेगी, ये अनुच्छेद 122 में। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो 122 में 2-2 आ रहा है, यानी 2-2 हाथ नहीं कर सकती है। यदि संसद की कार्यवाही की जांच अगर न्यायालय करेगी तो संसद 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है। आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। तो 122 में हो जाएगा 2-2 हाथ नहीं करेगी, इसलिए न्यायालय जो है वो जाँच नहीं करती है। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा इजीली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है अनुच्छेद 123 1 2 3 है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक ना। अब इसको कैसे याद करेंगे, हालांकि ये तो आपको याद होगा, फिर भी बहुत लोगों को अगर याद ना हो तो मैं इसको याद करा दूँ। आपने गाना सुना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसा कोई गाना सुना है ना, माधुरी दीक्षित का शायद गाना है। तो इसको याद कर लीजिए। लेकिन यहाँ तो 1 2 3 ही है, बाकी का तो दिया ही नहीं है, यानी ये तो आधा ही है, आधा ही सॉन्ग है। तो आधा से आधा हो जाएगा, अध्यादेश में भी आधा आ रहा है। तो आप इसको कोरिलेट करके इजीली याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे का जो है वो जो है हमारे न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आर्टिकल है। इसको याद कैसे करना है, तो इसको आप इजीली याद कर सकते हो। अनुच्छेद 124 में जो है वो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन का उल्लेख है। 125 में न्यायाधीशों के वेतन संबंधित प्रावधान है। 125 में जो है वो न्यायाधीश के वेतन एवं उनके प्रावधान के बारे में बताया गया है। 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, 126 में कार्यकारी यानी जो कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके बारे में 126 के बारे में बताया गया है। 127 में एडहॉक न्यायाधीश के बारे में बताया गया। एडहॉक मतलब जो गोद लिया जाता है, यदि कमी हो जाती है न्यायालय में न्यायाधीशों की तो फिर गोद लिया जाता है, तो वो एडहॉक न्यायाधीश हो गया। तो ये, और 128 में आपको क्या होगा, 128 में जो आपका हो जाएगा वो सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश की उपस्थिति है, मान लीजिए एडहॉक भी नहीं मिल पाए तो जो सेवानिवृत्त हो गए यानी जो रिटायर्ड न्यायाधीश होंगे
उनके बारे में चर्चा 128 अनुच्छेद 128 में किया गया है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये जो है अनुच्छेद 124, 25, 26, 27, 28 एक ही जैसा है, बस आपको 124 में ये समझना है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है, उसके गठन के बारे में बताया गया है। उसके बाद 125 में उनके वेतन के बारे में बताया गया है, न्यायाधीशों के वेतन के बारे में। 26 में मानकर चलिए कि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताया गया है, वो भी नहीं है तो एडहॉक न्यायाधीश के बारे में बताया गया है। आप इसको कोरिलेट कर सकते हो ऐसे। अगर एडहॉक भी नहीं मिल पा रहे हैं तो जो रिटायर हो गए हैं उनके बारे में बताया गया है कि भाई उनकी कैसी उपस्थिति होगी, उनको कैसे चुना जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 129। अब इन सबको ट्रिक से ज़्यादा याद कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जो है वो लेंदी हर चीज़ों को करना मुझे सही नहीं लगता है। ठीक ना, एक एक चीज़ों को लेंदी करना ये कहीं से भी लाजमी नहीं है। इन सब चीज़ों को आप इजीली याद कर सकते हो। चलो, और आपको याद भी होगा अनुच्छेद 129 क्या कहता है भाई। 129 में है कि जो सुप्रीम कोर्ट है अभिलेख न्यायालय के रूप में होने का प्रावधान है। यानी सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा वर्डिक्ट है, ऐसा कोई मतलब फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, तो वो नज़ीर के रूप में कार्य करेगा, रिकॉर्ड रहेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए उसी से संबंधित अगर कोई और फैसला देना हो तो उसको बताया जाए कि भाई ये फैसला उस समय दिया गया था, तो इसके रूप में अभी आपको फैसला दिया जा रहा है। ठीक ना, यानी नज़ीर के रूप में कार्य करेगा, एक तरह से आप समझ सकते हो, अभिलेख के रूप में कार्य करेगा, रिकॉर्ड के रूप में। ठीक, चलिए अनुच्छेद 130 में है सुप्रीम कोर्ट का स्थान, 30 में है सुप्रीम कोर्ट का स्थान, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुच्छेद 137। 137 में है निर्णय एवं आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनराविलोकन। इसको देखो याद करना है, क्योंकि ये बाकी के तो लगातार आर्टिकल थे, 128, 29 थी, 137 ये बीच में आ जाएगा, तो इसको कैसे याद करेंगे। तो देखो इसका अर्थ ये हुआ कि अपने ही आदेशों को, अपने ही निर्णय को उच्चतम न्यायालय यानी जो सुप्रीम कोर्ट है वो पुनराविलोकन कर सकती है। यानी उसको लगेगा कि हमने जो है वो पहले जो दिया था, अपना वर्डिक्ट दिया था, जो अपना फैसला सुनाया था, वो थोड़ा सा उसमें संदेह है, वो थोड़ा सा गलत है, तो चीज़ों को पुनराविलोकन सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जा सकता है। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो इसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है। 137 में सताना आ रहा है, जैसे मैंने आपको 37 में बताया था सताना, कोई सताता है तो कोर्ट में जाता है, बताया था ना कि वादे योग्य नहीं है आपका DPSP। तो इसको आप ऐसे ही याद कर लो कि कोई अगर सताया जा रहा है निर्णय के कारण, तो कोर्ट जो है वो अपना पुनराविलोकन कर देगा। मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा निर्णय है, उसी निर्णय के आधार पे किसी व्यक्ति को सताया जा रहा है जबकि वो निर्णय सही नहीं है, तो फिर ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एग्जांपल के तौर पे याद करने के लिए बता रहा हूँ, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने निर्णय को बदलेगी, पुनराविलोकन करेगी। तो आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है 138 उच्चतम न्यायालयों की अधिकारिता की वृद्धि। 38 में हट आ रहा है, हट करना, अड़ जाना, हट करना या फिर अड़ जाना। 38 में अड़ा रहा है ना, 38 अड़ जाना, अड़ गया भाई, अधिकार में वृद्धि करने के लिए अड़ गया, तो भाई अधिकार में वृद्धि करने की अधिकार है। उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि के बारे में 138 में चर्चा किया गया है। ठीक ना, यानी एक बार फिर से मैं आपको इसको समझा दूँ, डाउट नहीं होना है, मतलब डाउट में नहीं रहना है। अनुच्छेद 138 में अड़ आ रहा है, अरे ना 38 में अड़ कब गया भाई, वो अधिकार में वृद्धि करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का कहा जा रहा था। तो अधिकार में वृद्धि करने के बारे में, जो किसी की भी व्यक्ति को अधिकार में वृद्धि नहीं करने के लिए दोगे तो अड़ जाएगा। ठीक ना, तो वो आपको अनुच्छेद 138 में उसकी चर्चा की गई है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 143 यानी 143। 143 में है कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। यानी राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं किसी भी चीज़, मतलब संबंधित किसी भी चीज़ से संबंध में वो राष्ट्रपति जो है वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। हालांकि राष्ट्रपति जो है उनके परामर्श को मानने के लिए बाध्य भी नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट भी परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। तो इसको कैसे याद करेंगे। 143 किसको बोलते हैं ना, 143 जो है वो बाबू सोना को बोलता है, सोना बाबू को बोलता है 143। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो लेटर से भेजेगा 143 किसको, राष्ट्रपति जी को, या फिर राष्ट्रपति जी भेजेंगे भाई परामर्श लेने के लिए। तो एक 143 जैसा ही हो गया। हालांकि आप इसको कोरिलेट करेंगे, शब्दों को एकदम डीप में नहीं जाएंगे, तो हम लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 148 क्या है भाई, 148 है कैग के बारे में, यानी जो है वो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में अनुच्छेद 148 में चर्चा किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसको याद कर लीजिएगा और आपको याद भी होगा। और 149 में इनके कर्तव्य एवं शक्तियों के बारे में चर्चा किया गया है अनुच्छेद 149 में। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग भाग 6 यानी पार्ट 6 के बारे में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत राज्य है। अनुच्छेद 152 से 237 जो है वो अनुच्छेद इसके अंतर्गत है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, याद करते हैं, ट्रिक से समझते हैं। अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा बताया गया है, तो ये आपको इजीली याद हो जाएगा। राज्य के बारे में है तो सबसे पहले राज्य के ही बारे में बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए अनुच्छेद 153, 54, 55, 56, 57, 58, 59, ये सारे जो है वो अनुच्छेद
वो आपको राज्यपाल से संबंध में, राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद है। तो इसका ट्रिक भाई याद करना पड़ेगा, इतने हैं। तो इसका ट्रिक है राकानी कायो सस, रकानी कायोसस। इसका ट्रिक है रकानी कायोसस। रा से हो जाएगा राज्यपाल का उल्लेख, यानी किसी भी राज्य का राज्यपाल का उल्लेख अनुच्छेद 153 में है। 154 में है, यह मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर ले रहा हूँ। 154 में है, का से हो जाएगा कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, यानी राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है वो आपको 154 के अंतर्गत राज्यपाल होता है। उसके बाद नी से हो जाएगा नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होता है, नियुक्ति होती है, ठीक ना, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, तो अनुच्छेद 155 में हो जाएगा। उसके बाद का से हो जाएगा कार्यकाल, अनुच्छेद 156 के अंतर्गत राज्यपाल का कार्यकाल है। उसके बाद अगर बात किया जाएगा अनुच्छेद 157, तो अनुच्छेद 157 के अंतर्गत योग्यता है, यो से योग्यता हो जाएगा। उसके बाद 100 से इसका शर्त हो जाएगा, राज्यपाल के पद की शर्तें क्या होनी चाहिए, और 100 से शपथ हो जाएगा, ठीक ना, 100 से शपथ हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको याद कर सकते हो। रकानी कायोसस, रा से राज्यपाल का पद का उल्लेख है, का से कार्यपालिका शक्ति का प्रधान है, नी से नियुक्ति है, का से कार्यकाल है, यो से योग्यता है, 100 से आपको शर्तें हैं, और 100 से शपथ है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक। बाकी आगे का आर्टिकल को आपको मैं एक बेहतरीन ट्रिक से याद करा रहा हूँ, उसको आपको समझना होगा, ठीक है ना। बाकी का आगे का आर्टिकल को आप लोग समझिए, उसको कैसे याद करना है। देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा एक पेज ले रहा हूँ। देखिए 71, आर्टिकल 71 यानी अनुच्छेद 71 से लेकर अनुच्छेद 110, जितने भी आपने पहले पढ़ा है अनुच्छेद 71 से लेकर अनुच्छेद 110, इसमें आपको बस 89 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 89। तो वहाँ जो था हूबहू ये आपको राज्य में हो जाएगा, वहाँ जो संघ में था ये राज्य में हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? अनुच्छेद 71 से लेकर अनुच्छेद 110 तक जो आपने याद किया था, बस उसी को याद करना है। राज्य के संबंध में आपको वो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि इसके एक्सेप्शन है, उसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। उस एक्सेप्शन को आपको पहले नोट डाउन करना है। वो एक्सेप्शन क्या है भैया? वो एक्सेप्शन है अनुच्छेद 80 जो है, यदि आप इसमें 89 जोड़ते हैं तो वो आपको आएगा 169, ठीक ना। वो क्या आएगा? 169 आएगा, जबकि 169 में कुछ और है। 80 में आपको पता ही है राज्यसभा का उल्लेख है, लेकिन 169 में ऐसा नहीं है। आप देख लो 169 में आपको दिखा दे रहा हूँ। वहाँ जो हमारे विधान परिषद है उसको भंग करना, उसका बनाना, उसके बारे में चर्चा है। तो ये जो है आर्टिकल एक थोड़ा सा आपको अपवाद के रूप में है, इसको आपको याद करना है। ये आर्टिकल जो है अपवाद के रूप में, बाकी चीज़ों पर हूबहू जो है वैसा ही जो है वो ट्रिक लागू होगा। इसके अलावा जो 110 के बाद के जो आर्टिकल हैं, अनुच्छेद 111 से लेकर अनुच्छेद 124 सॉरी, इसको कैसे याद करना है? इसमें आपको 90 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 90। अगर आप इसमें 90 जोड़ते हो तो वहाँ जो संघ में था वो यहाँ राज्य में हो जाएगा, ठीक है। आगे मैं आपको सब चीज़ दिखाऊंगा, बस आप इसको समझ लीजिए कि अनुच्छेद 71 से लेकर 110 के बीच में आपको 89 जोड़ना है, हूबहू संघ वाला चीज़ राज्य में हो जाएगा। और 111 से लेकर 124 के बीच में 90 जोड़ना है तो वो संघ वाला राज्य में हो जाएगा। हालांकि यहाँ कोई अपवाद नहीं है, सिर्फ 71 से 110 के बीच में 80 वाला अपवाद है, क्योंकि 80 में जो है वो राज्यसभा का उल्लेख है, जबकि अगर आप इसमें 89 जोड़ोगे तो वो 169 आ रहा है। वहाँ जो है विधान परिषद का बनना और भंग के बारे में चर्चा किया गया, ठीक ना। तो इसको आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 159 हो गया। अब देखो अनुच्छेद 160 और 62 आप वही 89 जोड़ दोगे। सबसे पहले हम लोग 161 देख लेते हैं। 72 में था, वहाँ क्या 72 में था क्षमादान शक्ति राष्ट्रपति का। यदि आप उसमें 89 जोड़ोगे तो 161 आएगा। यह राज्यपाल की क्षमादान संबंधित शक्ति है, तो आप इसको याद कर लोगे। वहाँ आपको जो था वो 71 में था। क्या था 71 में? वहाँ 71 में था जो निर्वाचन वाला चीज़ मैंने आपको बताया था, तो निर्वाचन संबंधित। तो यहाँ आप अगर इसमें आप 89 जोड़ोगे तो 160 में आ जाएगा। अगर आप 73 था, वहाँ 73 था कार्यपालिका वाला, अगर इसमें आप 89 जोड़ोगे तो यहाँ हो जाएगा 162 में वो विस्तार हो जाएगा। यानी 89 आपको जोड़ना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 89 जोड़ते जाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अगर 74 में था, 74 में यदि आप 89 जोड़ेंगे तो 163 हो जाएगा। यानी वहाँ राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का उल्लेख था, यहाँ राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, और इसका जो मुखिया है यानी जो इसका प्रधान है वो मुख्यमंत्री होगा, वहाँ प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा था। अगर बात की जाए 75 में अन्य मंत्री के बारे में चर्चा था, जो मैंने आपको ट्रिक बताया था ना, ईपीएम ट्रिक बताया था ना, तो उसी का यहाँ मैं 89 बस जोड़ते जा रहा हूँ। तो आप यदि इसमें 89 जोड़ोगे तो 164 हो जाएगा, यानी अन्य मंत्रियों के बारे में अनुच्छेद 164 में है। ये कितना ईजी याद करना हो जाएगा। वहाँ 76 में अटॉर्नी जनरल यानी जो महान्यायवादी के बारे में चर्चा था, वहाँ 76 में आप 89 जोड़ दो, तो 89 जोड़ोगे तो यहाँ राज्य का महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल, यानी वो अगर देश का कोई जो केस हो कोर्ट में वो महान्यायवादी लड़ते हैं, या राज्यों का जो कोर्ट है वो एडवोकेट जनरल द्वारा लड़ा जाता है। तो आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हो, ठीक है। अनुच्छेद 166 वही है, यानी जो वहाँ 77 और 78 था, 77 78 आपको बताया था ना कि 77 में ये था कि कोई भी जो है वो कार्य देश का वो राष्ट्रपति के नाम से होगा, और 78 में था कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो संसद का जो चीज़ें हैं वो समय समय पर सूचना देना राष्ट्रपति को। तो आप इसको ऐसा कर सकते हो, ये 166 में है राज्यपाल के नाम से होगा, 167 में है कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, तो आप इसमें बस जोड़ दो। वहाँ 77 में जो है वो आप 89 जोड़ दो, यहाँ 78 में 89 जोड़ दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर 79 में आप 89 जोड़ते हो, 79 में क्या था, संसद का उल्लेख था, तो 79 में यदि आप 89 जोड़ते हो तो यह हो जाएगा विधानमंडल, यानी संसद, राज्य देश में संसद हो जाएगा और राज्यों में विधानमंडल हो जाएगा। तो आप 79 और 89 जोड़ते हो तो 168 आएगा ना। तो राज्यों के विधानमंडल का प्रावधान आपको 168 में है। बाकी ये जो आर्टिकल है ये थोड़ा सा आपको जो है वो क्या बोलते हैं, अपवाद के रूप में है, क्योंकि यदि 80 में आप 89 जोड़ोगे तो वो आपको 169 आएगा, लेकिन 80 में आप 89 जोड़ोगे तो 169 आएगा। लेकिन यहाँ 169 में ये है कि राज्यों में जो विधान परिषद होता है, विधान परिषद कैसे बनता है, उसका भंग कैसे होता है, इसके बारे में जो चर्चा है वो आपको 169 में है। तो आपको बस अपवाद के रूप में आपको यही याद करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बाकी की चीज़ों को वैसे ही लेना है भाई। 170 में क्या है, तो 170 में है वो आप जोड़ लो। 81 में आप क्या 89 जोड़ लो, तो 81 में आपका क्या था, 81 में लोकसभा था, तो यहाँ विधानसभा के बारे में चर्चा किया गया है। 82 में क्या था, तो 82 में वहाँ आपको समायोजन था प्रत्येक जनगणना के बाद, लेकिन यहाँ तो प्रत्येक जनगणना हमारे देश लेवल पे होता है। तो यदि आप इसमें 89 जोड़ोगे तो 171 आएगा। यहाँ विधान परिषद की संरचना का उल्लेख किया गया है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा आर्टिकल यहाँ दिया गया था, एक ये एक्स्ट्रा आर्टिकल जो है 169 है, ये एक्स्ट्रा आर्टिकल की वजह से यहाँ दिया गया है, ठीक है ना। तो आई होप आप इतना चीज़ समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से अच्छे से समझा दे रहा हूँ, यहाँ आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो। देखो वहाँ 80 में क्या था, राज्यसभा था, 80 में राज्यसभा था, लेकिन यहाँ 169 में जो है वो विधान परिषद नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि 169 में जो है वो विधान परिषद की संरचना के बारे में बताया गया है, विधान परिषद की संरचना कैसे होगा, भंग होगा। और वही अगर बात करते हो कि विधान परिषद की जो है वो भंग होना, उसके बारे में विधान परिषद के बारे में 171 में है, लेकिन वहाँ 82 में प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन था। तो जनगणना तो हमारे देश लेवल पर होता है, तो जनगणना तो राज्य में होगा नहीं। तो यहाँ 89 आप जोड़ोगे तो आपको 171 आएगा, और यहाँ आपको जो है वो विधान परिषद के बारे में चर्चा की गई है। तो आपको वही एक दो जो आपका अपवाद है उसी को ध्यान देना है, ठीक। बाकी के चीज़ों को हूबहू ऐसे ही करते जाना है। 172 जो है, 173, 74, 75, 77 ये सारे चीज़ों को आप याद कर सकते हो 89 जोड़कर। वहाँ जो था उसमें 89 जोड़ोगे तो यहाँ आएगा। 176 जो है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, उसमें विशेष अभिभाषण किस में था भाई, तो उसमें था आपको 87 में था ना। तो 87 में आप 89 जोड़ो, 9 7 16 8 8 16 1 17, 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है, ठीक है। तो आप इसको याद कर सकते हो, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। 178 वहाँ कितने में था, 89 यानी 89 में था आपको राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। यहाँ 178 में उसमें 89 जोड़ दिया गया तो 178 आ गया। 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा किया गया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है अनुच्छेद 179, 80, 81, ये आप वैसे ही याद कर लोगे, 89 जोड़ना है इसमें भी। 182 वहाँ कितने में था, 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा किया था। तो 93 में अगर आप 89 जोड़ोगे तो कितना होगा, वही होगा 182 होगा। तो वहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में बात किया गया था, और यह सभापति और उपसभापति के बारे में बात किया जा रहा है विधान परिषद का। बाकी का अनुच्छेद वैसे ही आप जोड़ सकते हो, 89 जोड़कर आप याद कर सकते हो, ठीक है। वहाँ 98 में सचिवालय की चर्चा किया गया था, वहाँ 98 में 89 जोड़ोगे तो 187 आएगा। यह राज्य विधानमंडल का सचिवालय की चर्चा 187 में किया गया है। तो कितना ईजी है ना जी। तो आप इसको याद कर सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वहाँ 100 में था आपका क्या, गढ़पूर्ति, इसमें 89 जोड़ोगे तो 189 हो जाएगा। तो यहाँ गढ़पूर्ति की चर्चा 189 में किया गया है, यानी राज्यों में जो राज्य विधानमंडल होता है इसमें जो गढ़पूर्ति है उसकी चर्चा जो है वो आपको सदन में वो 189 में है। वैसे ही आगे के आर्टिकल 190, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ये यानी जो वो 101, 2, 3, 5 ऐसे हम लोग जो पढ़े थे उसको आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपको 197 में क्या था आपने देखा ही होगा, धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषदों की शक्तियों पर निर्बंध है। जो वहाँ 107 में था, सॉरी 108 में था, वो आपको यहाँ है धन विधेयक के बारे में। वहाँ धन विधेयक 108 में था तो वहाँ 89 जोड़ोगे तो 197 आ जाएगा, ठीक है, समझ गए, ठीक ना। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ मैंने कुछ और बोल दिया। इसका अर्थ ये है जो वहाँ ये था संयुक्त बैठक था ना, तो संयुक्त बैठक तो उसको आपको रीड कर सकते हो कि धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में जो विधान परिषदों की शक्तियों पर निर्बंधन है वो आर्टिकल आपको है 197 में, ठीक ना। चलिए अब बात करते हैं 198, 99, तो वही 109, 110 में आप 89 जोड़ोगे तो आप 198, 99 आपको प्राप्त होगा, जिसमें कि धन विधेयकों के बारे में चर्चा की गई है। वही आप 111 में जो है वो अब आप यहाँ से शुरू हो जाता है। 110 में जो 109, 110 मैंने आपको बता दिया, 109, 110 के बाद 111 आता है, और मैंने आपको अभी ट्रिक के रूप में बताया है कि 110 में जो है आपको 110 से 124 के बीच कितना जोड़ना है भाई, तो वो जोड़ना है आपको 90 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 90 जोड़ना है। तो बस आप 90 जोड़ते जाओ। तो 111 में 90 जोड़ोगे तो 201 आएगा। तो यहाँ बिट्टो के बारे में 201 में चर्चा किया गया है। उसके बाद वहाँ 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट के बारे में चर्चा था, उसमें अगर आप 90 जोड़ते हो तो यहाँ 202 आएगा। 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। बाकी की चीज़ें जो लेखानुदान, प्राक्कलन हो गया या फिर अतिरिक्त अनुदान हो गया, उसमें आप 90 जोड़ते जाओगे तो 203, 204, 205, 206, 207 आ जाएगा। खुद जोड़कर आप देख लीजिए, आपके पास बुक होगा आर्टिकल का, तो आज आप मिला सकते हैं। बाकी अनुच्छेद 211, 212 भी ऐसे ही आप जोड़ सकते हो। वहाँ जो संसद वाली चीज़ें थी, संसद में भाषा या फिर संसद का जो है वो सॉरी भाषा नहीं, संसद का जो है वो कोर्ट में नहीं हो सकता है, उसकी चर्चा का है वो रोक नहीं लगा सकता है कोर्ट, या फिर कोई कोर्ट नहीं जा सकता है, कार्रवाई नहीं कर सकता है। तो वैसे ही है राज्य विधानमंडल वाला भी इसमें है, 90 आप जोड़ कर देख लो, ठीक। उसके बाद अगर बात की जाए 123 में क्या था, तो राष्ट्रपति अध्यादेश की शक्ति थी। यह राज्यपाल का अध्यादेश है। तो अगर 123 में आप 90 जोड़ोगे, आप एक 90 जोड़ कर देख ही लो, 3 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 1 2 213 आ जाएगा। तो 213 में राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। वहाँ 124 में जो था सुप्रीम कोर्ट था, वहाँ अगर 90 जोड़ोगे तो यह उच्च न्यायालय का प्रावधान आपको अनुच्छेद 214 में हो जाएगा। तो ये कितना ईजी है आपको याद करना। अगर संघ का आपने ईजी ट्रिक से याद कर लिया होगा तो बाकी में आपको सिर्फ और सिर्फ एक वहाँ जो है वो अपवाद याद करना है, विधान परिषद वाला। बाकी में आप 89 जोड़ो, यानी 71 से लेकर 110 के बीच 89 जोड़ना है। एक्सेप्शन में वही 80 वाला आ रहा है आर्टिकल, और बाकी 111 से लेकर 124 के बीच आपको 90 जोड़ना है। तो सब आर्टिकल आपको कवर हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है उसको हम लोग पढ़ते हैं। अनुच्छेद 215 में है आपको हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना, यानी नजीर होना, वही रिकॉर्ड वाला। अनुच्छेद 216 में है उच्च न्यायालय का गठन, यानी हाई कोर्ट का गठन के बारे में अनुच्छेद 216 में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 226 में भाई क्या है, तो 226 में आपने पहले ही पढ़ा है, 32 जब मैं पढ़ा रहा था तो उस समय 26 बता रहा था कि हाई कोर्ट भी रीट जारी किया जाता है हाई कोर्ट द्वारा भी, तो ये 226 में है। उसके बाद 231 में है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, ये 231 में, ठीक ना। इसको ट्रिक से याद करने के लिए आप याद कर लो 2 3 1 है, तो ये जो 1 है इधर भेज दिया है, अगर आप इसको जोड़ दीजिएगा तो 3 आ जाएगा, यानी 2 से अधिक आप जोड़िएगा तो 3 आएगा। तो 2 या अधिक राज्यों के लिए आप इसको कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। और 233 में आपको है जिला न्यायाधीश, यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसके बारे में है कि उसके मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कैसे होता है, राज्यपाल कैसे करते हैं, अनुच्छेद 233 में है, ठीक। तो यहाँ तक आपने आई होप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं भाग 7 निरसित हो गया है यानी समाप्त हो गया है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 238 आता था। अगला है भाग 8 यूनियन टेरेटरी, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 239 से 242 आता था। अनुच्छेद 239 और 241 इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे याद करेंगे। अनुच्छेद 239 में है संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख, संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरेटरी के प्रशासन का उल्लेख। इसको कैसे याद करेंगे, 239 में ताली आ रहा है, ताली। तो जब जम्मू कश्मीर को राज्य से यूनियन टेरेटरी बना दिया गया था, वहाँ 370 हटाकर, तो
इंडियन गवर्नमेंट को बहुत लोग ताली पीट रहे थे कि काफ़ी अच्छा कार्य किए हैं, तो ताली पीट रहे थे। क्यों भाई? वो संघ क्षेत्र बना दिया गया, संघ राज क्षेत्र बना दिया गया था, तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। वैसे ही आप इसमें भी याद कर सकते हो, 241 में भी ताली आ रहा है। तो ताली कब आएगा? जब भाई किसी भी यूनियन टेरेटरी में उच्च न्यायालय का गठन कर दिया जाए, उच्च न्यायालय उसके लिए कर दिया जाए, तो ये भी वाकई मतलब अच्छा काम है, तो उसके लिए भी ताली बनता है। तो आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हो 239 और 241 को ईजिली, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं। भाग 9 में पंचायत के बारे में चर्चा है। 243 से लेकर 243 के ओथ में। भाग 9 के क में नगर पालिका है। आपको 243 के पी से लेकर 243 के ये ZG है। ये आपका जो अल्फ़ाबेटिकल अक्षर होता है ZG वो है। उसके बाद अगर भाग 9 का ख का बात किया जाए तो भाग 9 का ख है आपको सहकारी समिति यानी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है। 97वां संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा ये अंतर्स्थापित हुआ था, तो उसके अंतर्गत 9 का ख है, ठीक ना। इसमें इंपॉर्टेंट आपको ज़्यादा आर्टिकल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो भाग को हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। आर्टिकल को याद कर लीजिए। आर्टिकल 243 में है पंचायतों का उल्लेख, ठीक ना। पंचायतों का अनुच्छेद 243 में है, ठीक। चलिए अब बाकी के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 243 तक हमने एक एक आर्टिकल कवर किया। एक दो जो आर्टिकल है जो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब उसका कोई एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, उसको हम लोगों ने नहीं देखा। बाकी के सभी आर्टिकल जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हैं, आगे पूछे जाने की संभावना है। यहाँ से अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद शुरू होता है, यानी 243 के बाद जितने अनुच्छेद बच जाते हैं सबको हम लोग कवर नहीं करेंगे, क्योंकि सब पढ़ने से अच्छा है जितना महत्वपूर्ण है, जहाँ से पहले पूछा गया है, आगे पूछे जाने की संभावना है, उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक ना। बाकी जितने भी थे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। 243 आर्टिकल याद करना ठीक से ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे के आर्टिकल। अब देखिए अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 244। अनुच्छेद 244 है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रावधान, ठीक ना। इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको देखिए, जब हम लोग 44 याद कर रहे थे समान नागरिक संहिता के बारे में, एक समान सिविल संहिता नागरिक संहिता, तो उसको कैसे याद करेंगे? एक समान है तो यहाँ एक समान ही करना होता है। एक ही समान करने के लिए जो है वो हमारे संसद को, हमारे देश को चाहिए कि ये हमारे अनुसूचित जाति है, अनुसूचित क्षेत्र है या फिर जनजाति क्षेत्र है। हालांकि ये अनुसूचित जाति के बारे में नहीं है, ये एक अनुसूचित क्षेत्र है, ठीक ना। यानी जो अनुसूचित क्षेत्र या फिर जनजाति क्षेत्र होता है उसके बारे में प्रावधान है, उसके प्रशासन के बारे में उल्लेख है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है। तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हो कि सबको बराबर करने के लिए ऐसा कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा देश कर सकता है, ठीक। तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हो, ठीक। बाकी अगर याद किया जाए आगे का आर्टिकल जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 245, ये सब इसको देख लिया जाए। अनुच्छेद 245 है संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। अनुच्छेद 245 में है संसद और राज्यों के विधानमंडल, यानी संसद जो है वो पूरे देश के लिए या फिर किसी देश के किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। राज्य जो है वो अपने राज्य का जो विधानमंडल है वो अपने राज्य में राज्य के लिए अपना कानून बना सकती है। ये चीज़ अनुच्छेद 245 के में दिया गया है, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो भाई कानून बना है, कानून कैसे बनता है? पेन से बनता है। कानून बनाने के लिए पेन ही ना बनता है। तो 45 में पेन आ रहा है, 45 में पेन आ रहा है, 45, तो आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हो। अनुच्छेद 246 में विषय सूची की चर्चा किया गया है। जितने भी विषय सूची है, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, इसकी चर्चा आपको अनुच्छेद 246 में किया गया है। इसको कैसे याद करेंगे भाई? तो इसको याद करने के लिए सिंपल सा ट्रिक है। 46 में छी आ रहा है। किसी का सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट होता है जो कि बहुत ही कमज़ोर होता है, अब नहीं कहता है छी तुमको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, कितना कमज़ोर हो तुम इंग्लिश में, कितना मैथ में कमज़ोर हो, मतलब आप इसको कोरिलेट करके ऐसे याद कर सकते हो। बाकी ये आपको याद ही होगा, GST के बारे में अनुच्छेद 246 के ए में चर्चा किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ है। अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ भाई क्या होता है? अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ का मतलब ये है कि वो संघ सूची में भी नहीं हो, राज्य सूची में भी नहीं हो, समवर्ती सूची में ऐसी कोई वो चीज़ हो, तो उसको अवशिष्ट विधायी शक्ति के रूप में माना जाता है। या फिर एक बेसिक तरफ से ये भी समझ सकते हो कि जब हमारा संविधान बना था उस समय वो चीज़ें परिचालन में नहीं था, तो वो किसी भी सूची में उसको अडॉप्ट नहीं किया गया, नहीं जोड़ा गया। जैसे साइबर हो गया, ऑनलाइन चीज़ हो गई, इसरो हो गया, एटम बम हो गया, तो जो है चीज़ें इसको अवशिष्ट शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ है, वो संसद में निहित है, यानी संसद के अंतर्गत उसको निहित कर दिया गया है। इसको कैसे याद करेंगे? तो 248 में अड़ आ रहा है, अड़ जाना है, तो भाई विधायी शक्तियाँ के लिए अड़ गया संसद की, नहीं हम ही लेंगे, अड़ गया, तो इसलिए विधायी अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो संसद को दे दिया गया। 48 से अड़ जाना हो गया। मैं पहले भी आपको ट्रिक से बताया था कि अड़ जाना का अर्थ क्या हुआ, तो वहाँ से आप कोरिलेट करके याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुच्छेद 249।
अनुच्छेद 249 ये क्या है भाई? अनुच्छेद 249 है राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विषय बनाने की संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 249 में आपको ये बताया गया है कि राज्य सूची के विषय में जो होता है वो संसद कानून बना सकता है। राज्य सूची के विषय में संसद कानून बना सकता है, लेकिन वो जो कानून है वो 1 साल के लिए ही, मतलब उसका जो समय काल होता है वो 1 साल के लिए होता है, और वो उसकी सिफारिश राज्यसभा देती है, यानी उसकी जो है वो राज्यसभा देती है, यानी राज्यसभा की अनुमति पे, अनुशंसा पे जो संसद है वो राज्य सूची के विषय में 1 साल के लिए कोई भी कानून बना सकती है। तो आई होप आप इतना चीज़ समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे की ओर देखते हैं। अगला है अनुच्छेद 250। एक सेकेंड ऐसे इसको ऐसे बढ़ाया जाए। अनुच्छेद 250 है, यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद को शक्ति है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अगर आपातकाल की उद्घोषणा हो, यानी आपातकाल प्रवर्तन में हो, आपातकाल हो, तो राज्य सूची के विषय में भी संसद जो है वो कानून बना सकती है। ठीक है, उसके बाद अगला है 251। अनुच्छेद 251 ये है कि संसद जो है वो, अगर यह सांसद नहीं होगा संसद होगा, संसद जो है अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन अगर कोई कानून बना देता है और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा सेम कानून बनाया गया है या फिर बनाई गई है तो वो असंगति हो जाएगी, यानी राज्य का जो कानून है वो नहीं माना जाएगा, वो संसद का कानून माना जाएगा, यानी जो राज्य विधानमंडलों द्वारा कानून बनाया जाएगा वो नहीं माना जाएगा। तो आपको 49, 50, 51 एक साथ याद करना है। 49 में ये है कि 1 साल के लिए राज्यसभा जो है वो अनुशंसा करता है संसद से कि भाई राज्य सूची के विषय में कानून बनाइए। 250 में है कि यदि आपातकाल के समय अगर कोई कानून बनाया है राज्य सूची के विषय में तो संसद बना सकती है। और 251 में ये है कि अगर 249 और 250 के संबंध में कोई कानून संसद बनाती है और उसी विषय में पहले से कोई राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो बाद में अगर कोई कानून बनाए तो वो असंगत हो जाएगा। ठीक, आई होप आप इतना बेसिक चीज़ें समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 252। 252 ये है कि 2 या अधिक राज्यों की सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति है, यानी 2 या 2 से अधिक राज्य यदि सहमति है तो उसके लिए कानून जो है संसद बना सकता है। अब इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे, देखिए 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, लेकिन यहाँ तो 5 आ रहा है तो ये तो अधिक ही है, सही बताया जा रहा है। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति है तो उसके लिए कानून संसद बना सकता है, तो इसको कोरिलेट कर सकते हो, यानी 252 है ना जी, ठीक ना, 252, तो 2 जोड़िएगा तो 4 आएगा, लेकिन यहाँ तो बीच में 5 है, तो 5 है तो 2 या 2 से अधिक ही है ना, अधिक है, 2 जोड़ने पर भी अधिक आ रहा है, तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है भाई। आगे है 253 में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए प्रावधान। अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए प्रावधान है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अगर कोई कानून है तो वो संसद ही बनाती है और राज्यों को मानना भी पड़ता है। इसलिए कि मान लीजिए अगर कोई विदेशी जो है वो फैक्ट्री आ रहा है भारत में, बिहार में लगने, अब बिहार सरकार मना कर दे तो ऐसा नहीं ना हो सकता है। संसद जो है कानून बनाती है कि भाई इसको आना है, प्राइवेटाइजेशन हो गया, इसका आना है ये, तो लगेगा। तो वो अनुच्छेद 253 में इस चीज़ की चर्चा की गई है। ठीक है, आई होप आप इतना समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला है 257। 257 है कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का राज्य पर नियंत्रण। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे। 257 से संत आ रहा है, 57 संत, या फिर 57 से सताना भी याद आ जा रहा है, लेकिन आप संत याद कीजिए। 57 से संत याद आ रहा है, तो संत लोग हैं वो खुद पे नियंत्रण रखते हैं, यानी उनका जो है वो मन पे नियंत्रण रखता है, वो ज़्यादा चटर पटर नहीं करते हैं। तो आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हो। यानी इसका मेन अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझा जाए कि राज्यों पर संघ का नियंत्रण है, कुछ ऐसे दशाएं हैं, जैसे मानकर चलिए कि रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, बैंकिंग सिस्टम हो गया, ये संघ के अंतर्गत आता है, लेकिन नियंत्रण संघ पे है, लेकिन इसका सब चीज़ जो है उसका सुरक्षा ये सब जो है राज्य करती है। जैसे मानकर चलिए रेलवे, इंडियन रेलवे है, बिहार में भी उसका पटरी बिछा हुआ है, बिहार में भी बहुत सारे स्टेशन है, उस पर जो है वो अधिकार किसका है? हमारे रेल मंत्री का है, जो कि हमारे देश के हैं हमारे। तो अगर बात की जाए, लेकिन अगर वहाँ सुरक्षा का, वहाँ पुलिस भी है, जीआरपी भी है, ये सब चीज़ कौन देखभाल करता है? राज्य करती है। तो वही बात बताया जा रहा है, कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का राज्य, सॉरी या 2 बार लिखा गया है इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा है हमको भी पढ़ने में। ये है कि कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है 262 अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। यानी दो राज्यों के बीच यदि किसी नदी के जल के संबंधी में विवाद होगा तो उसके बारे में अनुच्छेद 262 में कहा गया है। इसको कैसे याद करेंगे? तो 262 में बाँस आ रहा है, अगर कोई विवाद होता है किसी के बीच तो सब बाँस का डंडा लेकर मारने लगते हैं, मतलब लड़ाई भी होता है तो बाँस के डंडा से एक दूसरे से लड़ाई होने लगता है। तो आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हो, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा जल्दी कंप्लीट करते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, 2 घंटे से पहले इस वीडियो को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे।
उसके बाद अगला है 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 263। आगे है 265 में विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। 265 में ये कहा गया है कि जब तक कानून नहीं बनाया जाता है संसद द्वारा, तब तक कोई भी टैक्स किसी भी वस्तु पर आपको नहीं देना है या फिर किसी को नहीं लेना है। इसके बारे में 265 में कहा गया है। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो 265 में पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है? पैसा। 65 में पैसा आ रहा है, तो जब तक पैसा आपको नहीं देना है विदाउट संसद में पारित विधेयक, यानी संसद में जब तक विधेयक पारित नहीं होता है तब तक उसके लिए आपको पैसा नहीं देना है, यानी कर नहीं देना है, टैक्स नहीं देना है, ठीक ना। कर टैक्स पैसा ही होता है, उसको नहीं देना है। आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हो। बाकी 266 और 267 आपको याद ही होगा। 266 में संचित निधि है, 267 में आकस्मिक निधि है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है 275। 275 भी आपको याद करना है, क्योंकि 275 में है आपको राज्यों को विशेष अनुदान। क्या है? राज्यों को विशेष अनुदान, यानी जो भारत सरकार विशेष अनुदान देती है, पैसा देती है, जैसे अभी आपको आंध्र प्रदेश और बिहार को विशेष अनुदान दिया गया है, तो वो कैसे होगा? अनुच्छेद 275 कैसे याद करेंगे? तो 75 में आ रहा है 2 आदमी हैं एक साथ हैं, 2 आदमी एक साथ हैं, लेकिन अगर अगर इसका बात किया जाए तो सबके पास 5-5 हाथ होता है। कितना हाथ होता है? 5-5 हाथ होता है ना भाई, सबके 5-5 हाथ। एक सेकेंड। लेकिन किसी किसी का 6 भी होता है, छांगुर जिसको बोलते हैं हम लोग, जैसे ऋतिक रोशन का छांगुर है, तो वो एक विशेष आदमी है। तो वैसे ही समझो कि सबके पास तो 5-5 रुपये है सभी राज्यों के पास, तो किसी को क्यों ज़्यादा देना? लेकिन किसी को ज़्यादा देने की ज़रूरत पड़ती है राज्यों का वहाँ विकास करने के लिए, तो विशेष अनुदान दिया जाता है, तो वो आपको जो है वो 5 से ज़्यादा दिया जाता है। आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। तो अनुच्छेद 275 में है राज्यों को विशेष अनुदान दिया जाना, ठीक है। आगे बात करते हैं 279 के ए में है जीएसटी काउंसिल के बारे में चर्चा किया गया है। 280 आपको याद ही होगा, वित्त आयोग का गठन के बारे में 280 में चर्चा किया गया है। 292 जो है वो भारत सरकार द्वारा उधार लेना है, भारत सरकार जो उधार लेता है वो 292 में है। 292 आप याद कर लीजिए, 92 बहाना बना रहा है। उधार लेने के लिए लोग बहाना बनाते हैं ना, कि मेरा ये है, मेरा वो है। आदमी जो बहाना बनाता है उधार लेने के लिए बहाना बनाता है, और वैसे ही उधार देने पर भी बहाना बनाने लगता है। तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, 92 बहाना बनाना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 293 है राज्यों द्वारा उधार लेना। भाई ये भारत सरकार ले रहा है, राज्यों भी उधार ले सकता है 293 के अंतर्गत, अनुच्छेद 293 के अंतर्गत। बाकी अनुच्छेद 300A आपको याद ही होगा, ये 31 से हटकर यहाँ 300A हो गया है, संपत्ति का अधिकार हो गया है, ठीक है। आपको एक और आर्टिकल याद करना है, अनुच्छेद 301, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, यानी कोई भी राज्य एक दूसरे राज्य से व्यापार कर सकता है, वाणिज्य फैला सकता है, और समागम की स्वतंत्रता दिया गया अनुच्छेद 301 के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद 312 और 315 एक साथ आपको याद करना है। 312 और 315 में क्या है भाई? 312 अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। अभी तक 3 जो है अखिल भारतीय सेवा है, आपको पता है, IAS, IPS और IAFS, तो इनका जो है वो उल्लेख है, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। 315 में है संघ और राज्य के लोक सेवा आयोग, यानी जो UPSC और स्टेट PCS होता है, उसके बारे में जो है आपको अनुच्छेद 315 में चर्चा की गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। आगे है अनुच्छेद 323A, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको याद कर लीजिएगा। प्रशासनिक कार्यों के लिए ट्रिब्यूनल्स की चर्चा अनुच्छेद 323 के ए में किया गया है, ठीक ना। अनुच्छेद 323 के ए में जो है वो प्रशासनिक कार्यों के लिए ट्रिब्यूनल की जो चर्चा है वो अनुच्छेद 323 के ए में किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है आपको अनुच्छेद 324, जिसमें कि इलेक्शन कमीशन के बारे में चर्चा किया गया है, चुनाव आयोग के बारे में चर्चा किया गया है। तो ये आर्टिकल 324 आपको याद ही होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 325। आर्टिकल 325 में भाई क्या है? तो आर्टिकल 325 में वही चुनाव संबंधित है कि जो इलेक्शन कमीशन है किसको जो है वो वोटर कार्ड जो होता है उसको देगी, यही सारी चीज़ों के बारे में चर्चा किया गया है। यदि बेसिकली उसका अगर हम डिराइव करें कि उसमें है क्या, तो जो ये है कि धर्म या फिर मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति का निर्वाचक नियमावली से सम्मिलित किए जाने या फिर अपात्र न होना, उसको ऐसा नहीं है कि जाति लिंग के आधार पर उसको भगा दिया जाए, हटा दिया जाए, उसका वोटर जो है वो कार्ड नहीं जारी किया जाए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में अनुच्छेद 325 में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 326 में है वयस्क मताधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। वयस्क मताधिकार के बारे में चर्चा किया है, इसका मतलब कि यदि आप वयस्क हो तो आपको मत देने का अधिकार है, ठीक है, यानी 18 वर्ष से आप ऊपर हो तो आपको वोट आप दे सकते हो, ठीक। अनुच्छेद 329 में है निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों के जो है वो, अब इसको कैसे याद करोगे? ट्रिक से याद कर सकते हो। देखो 326 में है छवि, तो यदि आपका छवि साफ सुथरा होगा तभी आपको जो है वो वोटर ID कार्ड जो है वो जो दिया जाएगा, किसके द्वारा? तो हमारे इलेक्शन कमीशन द्वारा आपको वितरित किया जाएगा। तो आप इसको याद कर सकते हो। 329 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप का उल्लेख है।
ठीक ना, न्यायालय का हस्तक्षेप का उल्लेख है। तो 329 में वही आप याद कर लो, 29 से कुंती आ गया, कुंती आ गया। तो कुंती जो है, कुंती के जो पुत्र थे पांडव थे, और पांडव थे वो सिर्फ 5 गांव मांग रहे थे, वो ज़्यादा हस्तक्षेप भी नहीं कर रहे थे, ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहे थे जी, नहीं हस्तक्षेप कर रहे थे, फिर भी दुर्योधन जो है वो 5 गांव देने के लिए तैयार नहीं था। तो आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हो। अब देखिए, अब 330, 31, 32, 33, 34 ये सब एक जैसा आर्टिकल है। 330 याद कर लोगे तो सब आपको याद हो जाएगा। 330 में है लोकसभा में जो है अनुसूचित जाति और जनजातियों का आरक्षण के बारे में। 331 में है लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व, हालांकि ये अब तो खत्म हो गया है, ठीक ना, फिर भी यहाँ लिखा गया है तो आप याद कर लीजिए। 332 में है विधानसभा में SC/ST के आरक्षण है, और 333 में है विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व है। तो ये सब एक जैसा है। 330 में आपको लोकसभा में SC/ST के आरक्षण है, 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन है, 332 में विधानसभा में SC/ST के लिए आरक्षण है, और 333 में आपको विधानसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व के बारे में चर्चा किया गया है। अच्छा, अब बात करते हैं 334 में भाई कि 334 में क्या है। तो देखिए 334 में टाइम लिमिट है। टाइम लिमिट कहने का मतलब क्या है, टाइम लिमिट आपको पता ही है कि जो ये आरक्षण है ये कितने सालों तक है, पहले कितने था, कब कब इसका जो है वो मतलब इसमें चेंज हुआ। तो स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व जो है वो 70 वर्ष पश्चात न रहना, इसके बारे में जो चर्चा है वो आपको अनुच्छेद 334 में कहा गया है, ठीक ना। हालांकि फिर इसे संशोधन हुआ है, उस समय 93वां संशोधन जो था, जहाँ 95वां संशोधन था 2009 में, फिर इसका संशोधन होकर 2030 तक इसको बढ़ाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 338। इसमें यह है SC के लिए जो है SC जाति यानी अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख है। 338A में है अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 338B में है OBC के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख है। तो ये तीनों एक ही जैसा है, तो इसको अगर आप एक याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। सबसे पहले SC के लिए राष्ट्रीय आयोग, उसके बाद ST के लिए राष्ट्रीय आयोग, उसके बाद OBC के लिए राष्ट्रीय आयोग, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अनुच्छेद अगला है आपको 343। 343 में है राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। तो इसको कैसे याद करेंगे भाई, देखो 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख, 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख। तो इसको कैसे याद करेंगे, 43 में तीर आ रहा है। कोई ऐसा भाषा होता है, मतलब कोई ऐसा भाषा बोल देता है जो कि किसी को एकदम आघात कर देता है, मतलब सही नहीं बोलता है, प्रेम पूर्वक नहीं बोलता है, बहुत गलत बोल देता है। भाषा तो सब सही है, कोई भी लैंग्वेज हो सही है, लेकिन उसमें भाषा में कड़वाहट, मिठास, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से वो भाषा मीठा मतलब कोई मीठा बोलता है, कोई कड़वा बोलता है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। 43 में तीर आ रहा है और राजभाषा में भाषा आ रहा है, ठीक है। यानी संघ की राजभाषा का उल्लेख 343 में है। वही अगर इसके बारे में बात की जाए कि राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति, वो अनुच्छेद 344 में है। यदि 345 में बात की जाए तो राज्य की राजभाषा या राजभाषा के बारे में चर्चा है, ठीक ना। तो इजी है, सबसे पहले संघ की राजभाषा है होगा, उसको हम लोग ट्रिक से याद कर ही लिए। उसके बाद उसके संबंध में आयोग और संसद की समिति है। उसके बाद राज्य की जो है वो राजभाषा या फिर राजभाषा के बारे में चर्चा की गई है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 348। 348 है कि जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में अधिनियम और विधेयकों आदि के लिए जो प्रयोग की जाने वाली भाषा है वो कौन सी होगी। ये भी परीक्षा में बार बार पूछता है, हालांकि ये रेलवे में भी हमारे द्वारा हमारे टीचर द्वारा पढ़ाया गया था, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 350 के क में क्या है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा है। प्राथमिक स्तर पर जो मातृभाषा में जो बच्चों को शिक्षा दी जाएगी वो मातृभाषा में दी जाएगी प्राथमिक स्तर पर। ये अनुच्छेद 350 के क है, ये भी परीक्षा में बार बार पूछता है। ये देखिए, ये महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा के लिए विकास के लिए निर्देश अनुच्छेद 351 में दिया गया है। इसको कैसे याद करना है, तो देखो हिंदी भाषा में कोई लेख लिखता है तो प्राइज के रूप में आप कितना दोगे, किसी को 101, 151, जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ शांति के लिए 51 रुपये देना होता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति के संबंध में था ना अनुच्छेद 51। तो ऐसे भी आप इसको याद कर लो। 351 में कोई लेख लिखता है, कोई जो है वो लेटर लिखता है, तो उसको प्राइज के रूप में 351 या फिर 51 रुपया दिया जाता है। तो आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हो, ठीक। बाकी की ये जो अनुच्छेद है 352, 56, 60 एक जैसा है। 52 में आपको राष्ट्रीय आपात की घोषणा है। 56 में राजकीय आपात यानी राष्ट्रपति शासन जिसको बोलते हैं उसकी चर्चा है। 360 में वित्तीय आपातकाल की चर्चा की गई है, ठीक। आगे बात करते हैं। अगला है 364। 364 जो है वो महापतनों और विमान क्षेत्र के बारे में विशेष उपबंध है। इसको कैसे याद करना है, 364 चेस आ रहा है, चेस खेलना। तो चेस महापतन में या फिर विमान में कोई चेस खेलता है तो ये विशेष सुविधा ही है, यानी ये विशेष उपबंध ही है। यानी जो अगर कोई विमान में या फिर अगर पनडुब्बी जहाज़ में, विमान क्षेत्र में, हेलीकॉप्टर पे या फिर जहाज़ में अगर कोई खेल रहा है, चेस खेल रहा है, तो ये विशेष सुविधा ही है ना, उसको विशेष सुविधा दिया गया है। चेस खेलने के लिए दिया गया, अलग से विशेष उपबंध किया गया है। तो आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हो।
उसके बाद 366 में अन्य परिभाषाएं हैं, बहुत सारी परिभाषाएं हैं, तो उसको 366 में किया गया है। तो 66 में वही छी आ रहा है, 66 से छी आ रहा है। तो छी मतलब यही हुआ कि भाई परिभाषा है, तो बहुत लोगों को परिभाषा याद नहीं होती है, तो आदमी उसको कहता है यार कितना गंदा है ये छी इसको तो परिभाषा याद नहीं हो रहा है, इतना ईजी परिभाषा याद नहीं हो रहा है, तो आप उसको कोरिलेट कर सकते हो। बाकी 368 तो आपको पता ही है, संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन का प्रावधान 368 में है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए तो 2 आर्टिकल है, सबसे अंतिम आर्टिकल अनुच्छेद 393 है इस वीडियो में, जिसमें ये बताया गया है कि इस विधि पुस्तक का जो संक्षिप्त नाम है वो भारत का संविधान है। क्या है? भारत का संविधान है इस विधि का संक्षिप्त नाम, तो आप इसको देख लीजिए। बाकी अनुच्छेद 371 है जो कि आपको याद करने लिए है, अनुच्छेद 371 याद कर लीजिए। अनुच्छेद 371 में जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में बताया गया है, और बाकी के जो अनुच्छेद 371 के अन्य आर्टिकल है, अनुच्छेद 371 के जो अन्य आर्टिकल है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ऐसे करके जो अन्य आर्टिकल है उसमें नागालैंड, असम, ऐसे करके मणिपुर, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, इस सब के बारे में चर्चा किया गया। हालांकि मैं इसको याद करवा दे रहा हूँ, देखो इसको याद कर लो। सबसे पहले तो आपको ये याद कर लेना है महाराष्ट्र गुजरात। अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में विशेष उपबंध है, बाकी के बारे में मैं यहाँ पे आपको याद करा दे रहा हूँ, एक सेकंड। देखो 371 का ए में है नागालैंड। नागालैंड को कैसे याद करेंगे? ए से एनाकोंडा हो जाएगा, एनाकोंडा। एनाकोंडा क्या है? सांप है, नाग है, नाग है ना, तो आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हो। बी से हो जाएगा आपको बॉय, बी से हो जाएगा बॉय, आप इसको भी देखते चलिए। बी से हो जाएगा बॉय, एक सेकंड इसको हटाते हैं, और ये लास्ट आर्टिकल है तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। यार मैं मार्कर भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना, ये मार्कर ले रहा हूँ, ठीक है। इस बार देखो ए से हो जाएगा आपको नागालैंड, एनाकोंडा हो जाएगा। बी से बॉय हो जाएगा। बॉय जो है भैया वो शाम में जो है वो घूमने नहीं दिया जाता है गार्जियन द्वारा। शाम के समय में बोलता है आदमी, गार्जियन बोलते हैं कि भाई शाम में ना घूमो, पढ़ाई लिखाई करो, तो आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हो। सी का अगर बात की जाए भाई, सी से क्या होगा? सी से क्वाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वाइन, क्वाइन हो जाएगा, यानी मनी हो जाएगा। तो यहाँ आपको मनी से मणिपुर हो जाएगा, क्वाइन मतलब पैसा, मणिपुर हो जाएगा। उसके बाद अगर डी से बात की जाए, डी से डम्ब हो जाएगा। डम्ब मतलब गूंगा। क्या हो जाएगा भाई? गूंगा। गूंगा अंधा, एक ही कैटेगरी के लोग होते हैं, ठीक ना। गूंगा अंधा, तो यहाँ से अंधा से आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक ना। ये सिर्फ और सिर्फ शब्द को रिलेट करके याद कराने के लिए है, इससे किसी को आहत नहीं होना है। आई होप आप इस चीज़ों को समझ रहे होंगे। उसके बाद अगर बात की जाए आगे हम लोग बात करते हैं, डी के बाद ई आता है, 371 का ई, तो ई से एजुकेशन हो जाएगा। एजुकेशन, तो यहाँ एजुकेशन की कहा भाई आप करने जाओगे तो यूनिवर्सिटी में करने जाओगे, तो 371 के ई में आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी है। अगर एफ से बात किया जाए तो एफ से हो जाएगा फंड। क्या हो जाएगा? फंड हो जाएगा। फंड बटोरने के लिए पैसा, कैश और सिक्का दोनों की ज़रूरत होती है, तो सिक्का से सिक्किम हो जाएगा, फंड से पैसा हो जाएगा। एफ हो गया। जी से हो जाएगा ग्रुप, ठीक ना, आप इसको लिख लेना है। जी से हो जाएगा ग्रुप, तो जो ग्रुप होता है, ग्रुप में ही आप दारू पी सकते हो, रम पी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो मिजोरम में रम आ रहा है, जो रम विस्की होता है, दारू होता है, वो ग्रुप में ही पी सकते हो, जी से हो जाएगा। उसके बाद ए से हो जाएगा हिमाचल या फिर हिमालय, तो यहाँ अरुणाचल है, अरुणाचल कहाँ चल? तो हिमालय घूमने चल, तो ये आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हो। तो अरुण जो है वो हिमालय घूमने लिया जा रहा है, किसको? तो अपने दोस्त को। उसके बाद यहाँ मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, एक जगह मैं अंत में लिख भी दूंगा, 2 घंटा से पहले ही ख़त्म भी हो जाएगा। उसके बाद आई है, GH के बाद आई होता है, तो आई के बाद जो है वो इसको कैसे याद करेंगे? तो आप इसको याद कर लो कि आई मतलब मैं हो गया, मैं गोवा घूमना जाना चाहता हूँ। बहुत लोग जो है वो गोवा के बीच में जो है वो जाना चाहते हैं, गोवा के बीच पे घूमना चाहते हैं, तो आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हो। आई के बाद जो होता है जे होता है। जे से कैसे याद करना है भाई? तो जे से जानू बाबू सोना हो जाएगा। जान बाबू जो बोलते हैं लोग, जान बाबू एक तरह से नाटक ही करते हैं, ठीक ना। ये जान बाबू क्या होता है? लड़का लड़की का नाम होता है कि जान बाबू होता है, तो आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हो, ठीक। एक जगह मैं इसको फिर अच्छे से लिख दे रहा हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा। ए से एनाकोंडा नाग का नाम है, तो नागालैंड हो जाएगा। बी से बॉय शाम में नहीं जाता है, तो 371 के बी में जो है वो असम है। सी से क्वाइन हो जाएगा, सिक्का हो जाएगा। सिक्का जो है वो आपको सिक्किम से संबंधित है। डी से डम हो जाएगा। डम मतलब जो है वो गूंगा हो जाएगा, गूंगा बहरा। तो आपको ये जो 371 का जो है ये ABCD जो हो गया वो आंध्र प्रदेश में अंधा जो है वो शब्द आ रहा है, तो उसको आप याद कर सकते हो, ठीक। उसके बाद अगर बात किया जाए आगे हम लोग ई से एजुकेशन हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी है, एजुकेशन के लिए आप यूनिवर्सिटी जाओगे। एफ से फंड हो जाएगा, ठीक है ना। फंड के लिए आपको पैसा जुटाना है, तो सिक्का की जरूरत है। अच्छा यहाँ मैं सिक्का बोल दिया था क्या? यहाँ जो है वो सी से क्वाइन यहाँ से आपको याद करना है मनी, ठीक ना। यहाँ से क्वाइन से मनी याद करना है,
ठीक। चलिए, फंड से हो जाएगा सिक्किम, तो आपको जो है वो एफ से हो जाएगा सिक्किम याद करना है। उसके बाद अगर जी से बात की जाए, जी से क्या होगा, तो जी से ग्रुप होगा, ग्रुप में आप दारू, रम, विस्की ऐसे पी सकते हो, तो रम से मिजोरम हो जाएगा। एच से हिमालय हो जाएगा, हिमालय कौन जाना चाहता है, अरुण जाना चाहता है, इसलिए अपने दोस्त को कहता है अरुण चल हिमाचल चल, हिमालय चल, हिमालय चल, तो आप इसको याद कर सकते हो। आई से हो जाएगा, आई मतलब मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, तो गोवा जाना चाहता हूँ। एफ से आई के बाद जे, सॉरी जे से क्या हो जाएगा, तो जे से जानू बाबू सोना हो जाएगा। तो जानू बाबू सोना एक नाटक है, यानी नाटक करते हैं सब लड़के लड़की आपस में, तो आप यहाँ से कोरिलेट करके याद कर सकते हो। ठीक, तो ये जो है आपका टोटल जो है भारतीय संविधान के जितने भी आर्टिकल है मैंने कंप्लीट कराए। हालांकि अनुच्छेद 243 तक एक एक आर्टिकल मैंने आपको याद कराया। उसके बाद के अनुच्छेद जो कि सबसे महत्वपूर्ण थे, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है, उसको मैंने याद कराया। अब सब क्लोज, सब आर्टिकल याद कराने लग जाएगा आदमी, तो वो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक ना। और जो भी जैसे कि भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4, ये जो है यहाँ से डीपली सवाल पूछा जाता है, लैंग्वेज में चेंज हो जाता है एग्जाम में। यदि आप जाओगे तो एग्जामिनर ऐसे थोड़ा लैंग्वेज में चेंज कर देगा, तो लोग फंसते हैं। तो उसको भी मैंने आपको बारीकी से समझाया, सब कुछ सही तरीके से समझाया। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यदि आप इस वीडियो को देखे होंगे तो काफ़ी हद तक आपको याद हो गया होगा। यदि आप अपने नोटबुक में उस चीज़ को नोट किए होंगे तो फिर आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो गया होगा। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आगे आपको किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसका भी कमेंट कर दीजिएगा, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, और इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।